देखिए मुख्य ये जो पूरा मीटिंग हम जो कर रहे हैं, हमारे देश के जो भ्रष्टाचारियों की जो हालत है, जिस किस कदर ये लोग बेखौफ हो चुके हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग की जा रही है। नटराजन जी नमस्कार, आपका स्वागत है। तो भ्रष्टाचारी किस हिसाब से बेखौफ हो गए, ये आईएएस अफसर, ये आईपीएस अफसर किस प्रकार से हमारे देश को बर्बाद कर रहे, खुलेआम बेखौफ होकर ऐसे ऐसे मतलब हो रहा है जैसे अगर आपके यहाँ कोई नौकर होता या आपके यहाँ कोई काम करने वाला वर्कर होता, तो इन जैसे ऐसा काम करने वाले इनको अधिकारियों को आप इतनी बुरी तरह जलील करते कि पूछो नहीं। ये बिल्कुल यही खेल यहाँ पर हुआ है, यहाँ नोएडा में एक मामले में। तो मैं यहाँ पर ये जो मीटिंग कर रहा हूँ, उस मीटिंग का मूल मकसद है कि हमें अपनी आवाज उठानी है। ये भ्रष्टाचारी तो खुलेआम अपनी आवाज उठा रहे हैं, खुलेआम गंदगी मचाए हुए हैं, खुलेआम अपना नंगा नाच कर रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे। हम डर रहे हैं। हम किससे डर रहे हैं? हैं? ये हमसे बोलते हैं जाओ अदालत जाओ। क्यों? फिर ये पुलिस व्यवस्था, ये जो बाकी व्यवस्थाएं बना रखी है, ये किसके लिए बना रखी है? ये हम लोगों ने किस लिए बनाई? इसमें खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है हमारा। सीएम पोर्टल बना रखे, 112 की सेवाएं दे रखी है, 100 की सेवाएं दे रखी है। ये किस लिए है? अगर हमें कोर्ट में ही जाना है तो फिर ये सेवाएं सब बंद कर दो। क्यों हमारा करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो? हमारी जेब का पैसा जा रहा है, वो पैसा क्यों खत्म करो पुलिस डिपार्टमेंट और ये सब चीजें। तो यहां पर भी यही खेल है हुआ है और मैं चाहता हूं कि कम से कम एक्टिविस्ट लोग अपनी आवाज उठाना शुरू करें। कम से कम मामले में पूरे मामले को समझे और समझने के बाद वो कमेंट्स करें, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कमेंट्स करें, बिना किसी डर के कमेंट्स करें कि क्या है, हमारे देश को गर्त में डाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ये इस मामले में बोलने का हक प्रत्येक एक्टिविस्ट को, प्रत्येक नागरिक को है जो इस देश में रहता है। उनको सभी को इसका हक है कि वे आगे बढ़ें और आवाज उठाएं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो आज हमने क्या किया है इसमें कि ऐसे एक्टिविस्ट जो कमेंट्स करेंगे, हम उनकी कीमत उनके कमेंट्स पे, उनके एक्टिविज्म पे नहीं है, उनकी उसकी कीमत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोत्साहन राशि के रूप में हम देंगे, इनाम के रूप में। जो बेहतर कमेंट्स के पास करेगा, ये पूरे कमेंट्स वीडियो के साथ, यूपी का मैटर है, नोएडा का, यूपी के सभी अधिकारियों को, सीएम को, वहां के सभी सभी आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, सबको भेजा जाएगा ये, और विद एसएमएस के साथ, पूरे पोर्टल के साथ। इसकी वेबसाइट भी बना दी गई है, सारे सबूत हमने सामने रख दिया है, हर चीज को सामने रखते हुए ये पूरे मामले को उठाया जाएगा। अब आते हैं एक्टिविस्ट किस प्रकार, मतलब कैसे उन्हें अपने कमेंट्स देने हैं, उसको समझने के लिए हमने एक यहाँ पर इस मामले से संबंधित एक वेबसाइट भी हमने दी थी, जिसके अंदर पूरा मामला रखा था और समझाया था। उसको भी पढ़कर एक्टिविस्ट लोग रेडी हो सकते हैं। अभी हम आते हैं इस मामले में कि मामला है क्या, इस चीज को हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम लोग इस देश में लोकतंत्र है, देश आजाद हुआ। आजादी का मतलब क्या है? आपके देश में हम सब मिलकर, जैसे एक परिवार में होता ना, सभी लोग मिलजुल करके परिवार को आगे बढ़ाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब देश आजाद हुआ है तो ये सब हम सब मिल करके एक दूसरे के सहयोग से रोड, सड़कें, फैक्ट्रियां ये सब बनाते हैं। ये बना करके इसका फायदा हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, कोई भूखा ना रह सके, हर एक के हाथ में रोजगार हो, इसके लिए किया जाता है। अब हालत देखिए, एक किसान की जमीन, एक किसी किसान की जमीन, खेती की जमीन, वो ले ली जाती है किसके नाम पर? फैक्ट्री के नाम पर, कि फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया बनाया जाएगा जहां पर 10 लोग काम करेंगे। उसके नाम पर किसानों से सस्ते में जमीनें खरीदी जाती है। जमीन खरीदने के बाद उन जमीनों को अलॉट किया जाता है, लीज पर दिया जाता है इंडस्ट्रीज लोगों को।
उन लोगों को जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाते समय उन्हें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो हर एक देश के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है, DIC, जिला उद्योग केंद्र, जहां से ऐसी जमीनों का अलॉटमेंट होता है। तो परिणाम क्या होता है कि जो हमारे देश के भ्रष्टाचारी व्यवस्था के जो भ्रष्ट अधिकारी है, वो उन लोगों को ये जमीनें अलॉट कर देते हैं जो फैक्ट्री लगाने के काबिल ही नहीं होते हो, उनकी काबिलियत ही नहीं होती है। वो फैक्ट्री लगाने का काम नहीं करना, उनको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, वो उनको जमीन अपने नाम अलॉट कर लेना है और फिर उस जमीन पे बिल्डिंग बनाकर उस जमीन को किराए पर देना है। ये है। जबकि आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप जब अलॉटमेंट लेते हैं, कोई लीज पर कोई जगह लेते हैं, तो उस जगह की एक नियम कायदे होते हैं कि आप इतने साल में इस फैक्ट्री को खड़ा करोगे। यहां पर जो मामला है इसी प्रकार का है। नोएडा हमारे देश की एक बेहतरीन मतलब इंडस्ट्री एरिया कहलाता है, बेहतरीन सिटी दिल्ली के पास है। और उस जिले में गौतम बुद्ध नगर, वहां नोएडा, उस जिले में पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार का खेल खेला गया, उसे मैं यहां पर प्रेजेंट करना चाहता हूं। वहां पर एक रईस ज्यादा बोल सकते उसको, बदमाश है, ये हम प्रूव कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हैं, धमकी देते हैं आपको, और अगर आप उनकी मांग नहीं मानोगे तो आपको गोली से उड़ा देते हैं, आपके घर पर गुंडे भेज देंगे। ठीक वही स्थिति यहाँ पर एक कार्तिक गिलानी करके एक जिसने लैंड लिया, मतलब लीज पर लैंड ले रखा है, जहां उसने खुद कोई मशीनें नहीं लगाई, खुद कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, मगर उसने दूसरे को किराए पर दिया, उसने दूसरे को किराए पर दिया। अब अगर आप किसी को किराए पर देते हैं और ऐसी जगह देते हैं, तो वहां अगर रजिस्टर्ड कराओगे तो क्या होगा, आपकी पोल खुल जाएगी, और इसलिए आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। ठीक यही खेल यहां पर हुआ। हमारे मिस्टर मनीष जैन जी है यहाँ पर साथ में, जो पीड़ित है इस मामले में। इन्होंने एक जगह रेंट पर ली ऐसे ही इंडस्ट्री एरिया में मिस्टर कार्तिक गिलानी से। यह जगह उन्होंने वहां 80 लाख की मशीनें लगाई। 80 लाख की मशीनें, प्रिंटिंग मशीनें हैं, जिसको रोज उठाकर रोज लगाने का काम नहीं हो सकता, जिसको फिटिंग करने में ही लाखों रुपए का खर्चा आता है, जिसको फिट करने में एक महीना लगभग चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस एक मशीन एक जगह लगाए और 10 महीने के बाद वहां से उठा के दूसरी जगह ले जाए, तो उससे तो कमाई तो कुछ होनी नहीं है। यानी जिसको मशीनें, जिसको इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन की जरूरत है, वो व्यक्ति तो क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को तो जमीन नहीं मिली है, मिली किसी और को जिसको जमीन की जरूरत ही नहीं है, जिसमें काबिलियत भी नहीं है। वो आदमी एक जमीन पर काबिज है, उसने किराए पर एक जगह बना ली वहां पर, और इनको साहब को उन्होंने किराए पर दी। कितना किराया, 65,000 रुपए महीना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी मशीनें लगा रहे तो 65,000 रुपए निकाल सकते हैं, कमाई करेंगे तो फिर निकलेगा। लेकिन इतनी बड़ी मशीन जब लगाई जाती है तो उसका समय लिया जाता है कम से कम 5 साल का। तो इन्होंने जो मशीनें लगाई, वो मशीनें या उस टाइप की जो भी मशीनें कोई लगाएगा, तो वो कम से कम 5 साल के लिए जरूर लगाएगा। मतलब उसको ऐसी जगह चाहिए जहां पर उसे 5 साल तक टिके रहना को मिले, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद कोई हटा दे। अब यहां पर इन्होंने अपना पूरा इंतजाम के साथ यहां पर मशीन लगाने का प्लान किया कार्तिक गिलानी की जगह पर। जब मशीन लगाने गए तो इन्होंने, कार्तिक गिलानी ने बोला कि हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, आप अपना काम मशीनें फिट करना शुरू कीजिए। एक सिंपल सा रहता है कि हाँ भाई ये तो है एग्रीमेंट, तो कोई तकलीफ तो है नहीं, नॉर्मल लोग समझते हैं। तो परेशानी ये हुई, इन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, मशीन तो मतलब लग जाएगी, एग्रीमेंट बन ही जाएगा। इन्होंने 2 लाख रुपए, 1,95,000 रुपए डिपॉजिट दिया
जगह किराए पर लेकर के पूरा मतलब उसका एग्रीमेंट के लिए पेपर्स वगैरह सब दे दिए कि भाई एग्रीमेंट करो, और अपनी मशीनें लगाई वहां पर। अगस्त 2021 में इन्होंने वहां पर मशीन फिट करी। सामने किराया मकान मालिक से बोल रहे हैं कि किराया रजिस्टर करो, क्योंकि इतनी महंगी मशीनें हैं और इसमें कई जगह अरेंजमेंट होते हैं, तो रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में रजिस्टर्ड छोटे मोटे कंपनियां हैं, छोटी मोटी दुकानदार है, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं करते, वो मजबूर है, हम मान सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां पर तो रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। सामने वाले से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद इनका कार्य आगे चल सकता है, कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई भी डीलिंग होती है, ज्यादातर लोग व्हाइट जो कॉलर होते हैं, जिनका पूरे पेपर वर्क क्लियर होता है, उन्हीं के साथ डील करते हैं। इन्होंने सामने कहा कि भाई मेरे इसको रजिस्टर्ड करो। सामने उसने रजिस्टर्ड नहीं किया। अगस्त से लेके दिसंबर तक ये लगातार 65,000 रुपए भाड़ा देते रहे, लेकिन सामने वाले ने रजिस्टर्ड नहीं किया। अब इनके पास क्या रास्ता है? सोचिए, इनके पास एक ही रास्ता है। मशीनें फिट हो गई, मशीन उठा के तो ले जा नहीं सकते अब दूसरी जगह। मशीन फिट करने में ही 2-3 लाख रुपए इनके खर्चा हो गए, समय गया। इन्होंने फिर एक काम किया, जो एक आप, हम या सभी लोग होंगे, पहले तो कोशिश करी मनाने की, नहीं माने, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको किराया नहीं दूंगा अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो। मतलब जो पीड़ित, जिन्होंने, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जिनके साथ गलत किया गया है, उन्होंने सामने बोला कि भाई आप हमें क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड करके दे दीजिए, तो हम आपको किराया कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो सामने वाले ने क्या किया, उसको रजिस्टर्ड करना ही नहीं है, उसने इनकी लाइट काट डाली। लाइट काटी, लाइट के साथ वहां इनका इन्वर्टर रखा था, वो भी उन्होंने चोरी कर लिया सामने वालों ने। अब आप सोचिए, मतलब एक रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, एक सामने वाला इंसान वो कानून के नियमों के हिसाब से चल रहा है, और सामने वाला जो क्या बोलते, जो एग्री वो किया है कमिटमेंट कि हाँ मैं रजिस्टर्ड करूंगा, और इतनी बड़ी जगह रजिस्टर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ती, उसने अपना काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो पहले मैंने बताया, ये चीजें कब मालूम पड़ती है, जब इंसान धोखा खाता है। कि अगर वो रजिस्टर्ड करता तो उसके वो पेपर के सहारे उसकी जो जमीन है लीज पर, वो अपने आप उसको खत्म किया जा सकता था, उसको फ्रॉड में फंसाया जा सकता था, उसकी लीज कैंसिल की जा सकती है, उसका अलॉटमेंट कैंसिल किया जा सकता है, ये उसको मालूम है। और इसीलिए उसने रजिस्टर नहीं किया, और इनके साथ गुंडागर्दी करके इनका इन्वर्टर चोरी कर लिया, जिसकी इन्होंने शिकायत करी। शिकायत करने के बाद सामने पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी मैं आपको इसका पूरा ये दिखाऊंगा, अपने कंप्लीट वेबसाइट। एक मिनट, देखिए, हमने इसकी पूरी डिटेल, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग पूरा काम करते हैं, पूरी डिटेल इंटरनेट पर रखी है कंप्लीट। इस डिटेल को हमें देखने की जरूरत है, और इसको एक मेकिंग जोक ऑफ यूपी सीएम पोर्टल, ये देखिए, ये पूरा एक ऐसा मजाक मतलब बना है, उस चीज को देखिए। ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर डली है जो इनके साथ हुआ है उस चीज को। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने सीएम पोर्टल का बना दिया मजाक, और मुख्यमंत्री योगी जी के कानून की धज्जियां उड़ाई। अभी इसमें आगे देखें, लाइट काटी
8/2/22 तारीख को और इन्वर्टर चोरी किया। कोई पंचनामा नहीं किया, कोई बयान नहीं लिया। अभी इसको देखिए, इन्होंने इसकी कंप्लेंट करी। ये कंप्लेंट देखिए आप, ये देखिए, मेरे परिसर की बिजली काट दी गई और वहां रखे इन्वर्टर बैटरी को चोरी कर लिया गया। ये साफ साफ इन्होंने, इनका कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट नंबर है यूपी पोर्टल पर 8 जो ये है, इन्होंने देखो कंप्लेंट दी 18/2 को सामने से जवाब आया है, जबकि इनकी कंप्लेंट जनवरी में है। ठीक है। और यहां पर देखिए जिस प्रकार से आपके दाऊद इब्राहिम धमकी देते हैं, उसी प्रकार से ये धमकी दे रहे हैं मालिक कार्तिक गिलानी। मुझे मैसेज के माध्यम से धमकाया जा रहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में अवैध रूप से फैक्ट्री का ताला तोड़ने जा रहे हैं। मतलब इनको धमकी दी, इनको धमकी दी किसने? इसी अपने मकान मालिक ने। मतलब दाऊद इब्राहिम जैसा गुंडा ये ताला तोड़ने की धमकी दी, ये देखिए। और फिर ताला तोड़ा 3/3/22 के दिन, मतलब 3/3/22 को इन्होंने ताला तोड़ दिया। ये देखिए, ताला तोड़ने की धमकी पहले दी है, वो कंप्लेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, और इन्होंने 3 तारीख को ताला तोड़ दिया। ये देखिए, कार्तिक गिलानी द्वारा 3 मार्च 2022 को मेरी गैर मौजूदगी में अवैध रूप से फैक्ट्री का ताला तोड़ दिया गया। अब ये ताला अगर कोई इस तरीके से मीन्स समझने वाली बात है कि क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा किया जाना चाहिए? मतलब आपने एक तो जो रजिस्टर्ड होना चाहिए था एग्रीमेंट, जहां 80 लाख की मशीन लगी है, वहां पर आपने क्या बोलते रजिस्टर्ड किया नहीं। 5 महीने तक आपको लगातार किराया देते रहे। आप वहां पर अपने रजिस्टर्ड कर नहीं रहे, समय बर्बाद कर रहे हैं। और जब आपसे कहा गया कि हम किराया नहीं देंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप लाइट काट देते हैं और वहां से इन्वर्टर चोरी करके ले जा लेते हैं। लेकिन ये पुलिस विभाग जो नोएडा का है, कंप्लेंट होने के बावजूद ना तो कोई पंचनामा किया, ना किसी प्रकार का बयान लिया इस मामले में। और फिर सामने वाले ने धमकी भी दी कि मैं तुम्हारा ताला तोड़ दूंगा, और उसने धमकी दी, उसकी भी कंप्लेंट करी। उसके बाद भी सामने कोई कार्रवाई नहीं की नोएडा पुलिस ने, सेक्टर नोएडा पुलिस थाने। उसके बाद ताला तोड़ा गया 3/3 को, उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं, कोई पंचनामा नहीं, कोई बयान नहीं। क्या है ये? आगे देखिए, जब ये सब हुआ, इसके बाद 80 लाख की मशीन को 24/5/22 की शिकायत है कि इनकी मशीन यानी चोरी कर ली, गायब कर दी। इनकी मशीन जो ताला लगा, 80 लाख की मशीन जहां दोनों के ताले लगे हैं, क्योंकि ताला जब तोड़ा गया तो पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर तो की नहीं, पंचनामा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। केवल उसने इतना किया, उसकी भी एक रिकॉर्डिंग है, ऑफिसर क्या बोलते चिल्ला रहा है सामने वाले के ऊपर। एक मनोज कुमार करके ऑफिसर थे, वो चिल्ला रहे हैं कि तुमने ऐसे कैसे ताला तोड़ा, लेकिन एफआईआर नहीं की। फिर भी बस इतना किया कि इनका ताला उसके ऊपर लगवा दिया। मतलब आपने ताला तोड़ सकते हो, आप किसी की फैक्ट्री पे किराए की जगह पे दी गई है, जहां का रजिस्टर नहीं किया, वहां पहले इन्वर्टर चोरी कर लिया, फिर आप ताला तोड़ रहे हो वहां पर, वो भी धमकी देके, जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे गुंडे देते हैं। मतलब यूपी पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ताला तोड़ दिया, फिर उसके बाद वहां से मशीन भी गायब कर ली। ये देखिए 24/5 की तारीख की कंप्लेंट है, इसमें पता चला है कि वहां से मशीन गायब हो गई। अब मशीन, ये देखिए, ये मशीन गायब करने की देखिए तारीख है 24 तारीख को इन्होंने वहां पर कंप्लेंट दी है। मनीष जैन जी ने 24 मई 2022 के दिन कंप्लेंट की। 3 मार्च को ताला तोड़कर दोनों का ताला लग गया था, ताला दोनों का लगा हुआ है,
उसके बाद वहां पर जब ये एक दिन गए, देखा तो मशीन गायब है। मशीन गायब है तो इन्होंने कंप्लेंट करी। अब ये कंप्लेंट करने के बाद देखिए कंप्लेंट है पूरी, इस कंप्लेंट को करने के बाद भी 20 दिन तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं की गई। 20 दिन तक जब काफी प्रेशर पड़ा, काफी ये किया गया, तो जाकर के 20 दिन के बाद बिना इनको बुलाए एफआईआर कर दी गई। आरोपी इसको कार्तिक गिलानी को बना दिया गया, इसको कार्तिक गिलानी को आरोपी बना दिया गया। 380 में खाली एक कलम लगी आईपीसी की 380, धमकी देना और जो चीजें पुरानी, कुछ भी एफआईआर नहीं। मतलब खुला खुली गुंडागर्दी, खुला खुली लूट, और ये पुलिस देख रही है तमाशा। और इसमें ये राहुल कुमार का तमाशा पूरा अभी आगे और हम दिखाते हैं इस मामले में। तो ये हुआ, ये चोरी हो गई। अब ताला तोड़ने के बाद, यानी मशीन गायब होने के बाद, आप उस व्यक्ति को, आरोपी को 2 महीने तक बुलाते ही नहीं है, उससे कोई पूछताछ नहीं करते हैं कि भैया आपके यहाँ मशीन लगी, आपका ताला लगा ऊपर, आपका ऊपर ताला लगा हुआ था तो मशीन कैसे गायब हो गई। इस सब चीज के लिए कुछ भी नहीं बुलाया जा रहा। मतलब खुले आम, इसका क्या मतलब है? मतलब आप एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एक अभी अभी पटना का हाई कोर्ट का एक मैटर है जिसमें साफ साफ पुलिस के एसएसपी एसपी को सीधे सीधे जज ने लताड़ा है बुरी तरह कि क्या कर रहे हो तुम, हैं? मुजरिम के साथ मिले हुए हो। ओपन दिखाई दे रहा है, तो ऐसा यहां पर भी दिखाई दे रहा है, खुलेआम दिखाई दे रहा है कि ताला तोड़ने की धमकी दे रहा है आदमी, ताला तोड़ रहा है, मशीन गायब कर रहा है, मशीन कहां जा रही है। और फिर 2 महीने, मतलब फिर उसको पुलिस वाले के थाने में 2 महीने के बाद हमारे ये मनीष जी को फोन आता है कि भाई जिसके ऊपर आरोप लगाया था वो थाने में आया हुआ है। अभी देखिए एक मैं लिंक इस पे अपने चैटिंग पे डालते हैं, उसमें जो पटना के हाईकोर्ट के जज का है, जिसमें साफ साफ पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा, जिस उसमें कंप्लेंट की गई है कि सामने वाले ने चीट किया है, पैसा लूटा है, उसके बावजूद उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। खुलेआम सारे सबूत है, और बाद में क्या कहते कि नहीं उसने पैसा वापस दे दिया। जब एफआईआर करने के लिए सामने वाला 156 कोर्ट के द्वारा गया, तब जाकर के सामने एफआईआर हुई। उसके बाद भी सामने वाले को बुला करके, मतलब उसकी कोई एफआईआर, उसके ऊपर कोई अरेस्टिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये खेल वहां हुआ। जो लिंक है उस पे पटना हाईकोर्ट के जज ने वहां पर एसपी को लताड़ा कि क्या खेल है ये, उसका स्वागत कर रहे हो तुम अपराधी का। ठीक यहीं पर इस अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसका आप उसको बुला नहीं रहे 2 महीने से, उसका स्वागत कर रहे हो थाने में, उसका कोई बयान नहीं लिया आपने, और जो एफआईआर हुई है वो भी बिना बयान लिए, मतलब विक्टिम का बयान लिए बिना ही एफआईआर कर दी। कौन सी? उसकी खाली शिकायत पर, जो शिकायत की वो दी थी, शिकायत की जो अर्जी दी थी उस पर पंचनामा होना चाहिए था, पंचनामा नहीं किया। क्यों? बयान होने चाहिए थे। एक भी बयान, एक अक्षर का बयान नहीं लिया गया सामने वाले से। क्या है ये? 80 लाख की मशीन गायब। आगे देखिए, ताला तोड़कर, मतलब जब ये हो गया 16/8 को, देखिए मशीन चोरी हुई 24/5 का, एफआईआर हुई है 11/6 को, और फिर 16/8 को फिर से ताला तोड़ा गया उस जगह पे जहां दोनों के ताले लगे हैं। मतलब ताले लगे हुए थे तब में मशीन गायब हुई है, दोनों के ताले लगे थे और मशीन गायब हो गई थी। अब 16/8 को ताला तोड़ दिया गया, ताला तोड़ा गया। जब कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट करने के बाद कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई पंचनामा नहीं हुआ, कोई बयान नहीं हुआ। और क्या कहा गया रिपोर्ट में कि दोनों के ताले लगे हैं। देखिए यहां पर रिपोर्ट में दोनों के ताले लगे हैं, ये यहां पर दिया है, दोनों के ताले लगे हैं, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट में बना के दे दिया। अब ये चीजें अगर ऐसा, मतलब रिपोर्ट अगर ये बना के देते हैं कि दोनों के ताले लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 16/8 को देखिए, 1 मिनट,
रिपोर्ट यहाँ, ये देखिए ये ताला तोड़ दिया, और अभी ये देखिए क्या कह रहा है, ये इसमें लिखा है इसमें आप पढ़ेंगे दोनों के ताले लगे हैं, ये चीज इन्होंने मेंशन करी हुई है। एक मिनट, उसको हाईलाइट भी किया है हमने। हम्म, 24/8। ठीक, तो इस प्रकार से इनके ताले लगे हुए हैं, ये चीज यानी बोला उन्होंने, ऑफिसर ने। फिर ये ताला तोड़ा गया, इसकी कंप्लेंट की गई, ये बोल दिया गया। अब आखिर यानी यहाँ पर कोई पंचनामा नहीं, कोई बयान नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इसके बाद 16/11 को इन्होंने खुद बोला है, इनके ऑफिसर ने खुद बोला है ताला लगा हुआ है दोनों के। फिर 16/11 को ताला फिर से तोड़ दिया गया, और इस बार फिर से कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। ये चीज 112 पे कंप्लेंट की गई, कोई कार्रवाई नहीं। ये पूरा खेल हुआ। अब यहां पर मुख्य चीज आती है, इसके बाद आगे का खेल देखिए। लाखों रुपए की मशीन गायब है, फाइनल रिपोर्ट बंद बना दी है इन्होंने, केस को बंद कर दिया गया है। अब केस को बंद कर दिया, और जिसको आरोपी बनाया था, जो ये कार्तिक गिलानी, उसको इन्होंने क्लीन चिट दे दी। क्यों दी? बिना बयान लिए। मशीन कहां गई? मशीन गायब है, चोर कौन है पता नहीं। फिर और इनके ऑफिसर एसीपी साहब कहते हैं हमारा हीरो जो है राहुल कुमार होशियार है, वह समझदार है। ये चीज हुई। ये नोएडा पुलिस की हालत है। इस मामले में जब हम लोगों की तरफ से इनको सो कॉज नोटिस भी दिया गया, आरटीआई निकाली गई, उसने हम पूरे मतलब इनका कचरा कर दिया है। इनके कामों को समझने के लिए हमें इनके सो कॉज नोटिस और इनकी आरटीआई को देखने की जरूरत होगी। अभी हम देखते हैं इनकी आरटीआई जो की गई शिकायतें हम देख रहे हैं। यहां पर देखो, ये एक पोर्टल पे हमने कंप्लेंट करी। ये इस मामले में कंप्लेंट की गई थी कि आप ये रजिस्टर्ड कर नहीं रहा है एग्रीमेंट, और परेशानी पैदा की जा रही है हम लोगों के लिए, और ये अपने ताला तोड़ वो लाइट काट दी गई है। और इसके मामले में, तो इसके मामले में जब कंप्लेंट की गई मनीष जी की तरफ से, तो जवाब देखिए क्या है, उसे जवाब को समझना है। ये देखिए इसका रिप्लाई, क्या रिप्लाई दे रहा है, कौन दे रहा है? वहां के अपने एसएचओ की जांच की मैंने, आवेदक द्वारा अंकित किया गया घटना स्थल F71 एड्रेस दिया है। आवेदक को हिदायत दी गई है कि प्रार्थना पत्र की जांच 24 से कराने का कष्ट करें। मतलब इन्होंने थाना सेक्टर चेंज किया। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है
उक्त प्रकरण के संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई। मतलब कह रहे हैं कि दोनों पक्षों से वार्ता की गई। ये कौन बोल रहे? एसीपी रजनीश वर्मा। इन्होंने कहा हमने दोनों से बातें कर ली है, जबकि दोनों में से किसी से भी बातें नहीं की। हमारे मनीष गिलानी से, मनीष जी से तो बात की नहीं, मनीष जैन जी से इन्होंने। और इसमें है कई महीनों से उनका किराया नहीं दिया गया। ये कब की तारीख है आप देखिए, ये कंप्लेंट की गई है जनवरी में। कंप्लेंट जो है वो जनवरी की है, और आप जनवरी मतलब जनवरी बोलेंगे तो दिसंबर में इन्होंने किराया देना बंद किया। तो कई महीनों से किराया नहीं दिया, ये चीज लिखी जा रही है। अंग्रेजी का ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। मुख्य शिकायत किसकी है कि भी लाइट कट करी और इन्वर्टर चोरी किया गया। आप उस मामले में कोई बात नहीं कर रहे हैं इस चीज में। अब इस मामले में जब ये किया जाता है, आरटीआई डाली जाती है, तो देखिए अभी दूसरा जवाब, ये हमने रिप्लाई में देखा, क्या जवाब देखा कि दोनों से बातचीत कर ली गई है। ये चीज देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, दोनों पक्षों से बातचीत हो गई है। ये देखिए, दोनों उक्त प्रकरण के संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई। अब यहाँ पर दूसरा, जब हमने आरटीआई से इसका जवाब मांगा तो पीआईओ ने हमें क्या जवाब दिया, ये देखिए। यदि यहाँ पर ये है अपने पीआईओ है आपके एडिशनल डीसीपी साहब आशुतोष द्विवेदी जी, तो इन्होंने तो जवाब दिया नहीं। इन्होंने क्या किया, सिर्फ जवाब सामने भेज दिया। जवाब किसका है? आयोग का। आयोग का देखिए जवाब क्या लिखा है, उक्त बिंदु में पक्ष व विपक्ष के अभी तक कोई बयान नहीं हुए हैं। मतलब एक ऑफिसर कह रहा है जो उस टाइम कि दोनों पक्षों से बातचीत हो गई, और ये दूसरा ऑफिसर जो जांच अधिकारी है वो कहता है कि क्या कहते अभी दोनों से बातचीत नहीं हुई। मामला हमने कंप्लेंट का कुछ और है। यहां पर देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। थाना प्रभारी श्री ज्ञान सिंह, अभी हमारा जो आरटीआई है, आरटीआई देखिए, आरटीआई हमने क्या मांगी। आरटीआई में मांगा कि शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की है और इससे निस्तारण से संबंधित मामले में हमें जवाब दिया जाए कि पक्ष व विपक्ष द्वारा दिए गए बयानों की कॉपी दी जाए। क्यों मांगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों से बातचीत हो गई, तो पक्षों से बातचीत हो गई तो उसके पेपर्स होंगे आपके पास। जब वो हमने मांगे, ये मांगे हम लोगों ने, तो अब आप क्या कह रहे हो कि ये पेपर हमारे पास मौजूद नहीं है। आप क्या कह रहे हो, ये पेपर यानी आपका ये हुआ ही नहीं है ये चीजें। और दूसरी चीज, ये एक एफआईआर का मामला आ गया 205/2022। ये एफआईआर कब की है? ये जून में एफआईआर हुई है। कंप्लेंट कब की है? कंप्लेंट है आपकी अपने जनवरी की है ये कंप्लेंट। ये कंप्लेंट जनवरी की 10/1/2022 की, एफआईआर हुई है जून में। मतलब आपसे हम किसी दूसरी चीज की जानकारी मांग रहे हैं, आप किसी दूसरी चीज की जानकारी दे रहे हो। क्यों? मतलब घुमा रहे हो। किसको घुमा रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? मतलब ये खेल इस नोएडा पुलिस का खेल चल रहा है। आगे देखिए, ये पूरे के पूरे हम लोगों ने कंप्लेंट की गई है। इसमें कई चीजें हैं। हर एक की आरटीआई का अलग अलग ढंग से, जिस ढंग से जवाब मिला है, वो जवाब देख करके आप सब, हम सब हैरान रहेंगे। अभी कंप्लेंट हमने ये करी है, ये इसका नंबर है संदर्भ संख्या 4001-764। इस पर हमने क्या कहा है, क्या मांगा है कि इसको पंजीकृत ना करवाने का और जो भी है ये सारी जानकारी इससे इनसे मांगी है। और किराया और अभद्र भाषा और जबरदस्ती और एक लेडीज भी है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल इस मामले में कंप्लेंट की गई है। इसमें शिकायत पर हम लोगों ने जानकारी मांगी, तो जानकारी का जवाब कैसे आ रहा है उसे देखने की जरूरत है। तो ये मनोज कुमार करके उन्होंने दिया कि श्याम, इसमें मकान मालिक को किराएनामे का जानकारी दे दी गई, और एक एग्रीमेंट अंग्रेजी में होना, ये चीज इसमें मेंशन कर दी गई, जबकि इसका कोई इससे संबंध नहीं है। संबंध किससे है? चोरी किया गया इन्वर्टर, लाइट चोरी की गई, लाइट बंद की गई, ताला तोड़ा गया, उससे संबंधित मामला है पूरा। ताला तोड़ने की धमकी दी गई, इससे संबंधित मामला है।
इस मामले में कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत कैसी कर रहे हैं? किराएनामा और मकान मालिक और इनकी खुले आम गुंडागर्दी। आगे देखिए, इसमें अभी और भी कई है, जैसे अभी 24/8 की हम ये कंप्लेंट देखेंगे। 24/3 24/3 की कंप्लेंट है। देखरेख में है, काटी गिलानी के रूप में बिजली काटी गई है, यहाँ रखे इन्वर्टर बैटरी की चोरी कर ली गई। मुझे जब लाइट काटे जाने के इन्वर्टर, तब थाने में कंप्लेंट की गई। मुझे डर है कि मेरे परिसर में कोई ऐसी घटना अंजाम देगी, मेरा सामान और व्यवसाय को नुकसान पहुंच सकता है। ये कंप्लेंट 24/3 को की गई है ना। मतलब ताला काट के ताला लगा दिया गया, ताला तोड़ के दूसरा ताला लगा दिया गया, दोनों के ताले लगे हुए हैं और ये कंप्लेंट पूरी कर रहे हैं कि कुछ भी खतरा हो सकता है, मगर कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की जा रही है। ये पूरा। अब इस मामले में हम लोगों ने, जब ये सब चीज हो गई और ये सब खुलेआम हो रहा है, तो हम लोगों ने कंप्लेंट करी, अपने सू कॉज नोटिस दिया इसको। किसको? अपने राहुल कुमार को, जो आईओ है इस मामले में। इसको सू कॉज नोटिस गया। इसको सू कॉज नोटिस देखिए क्या लिखा है हम लोगों ने इस मामले में, उसको पढ़ा जाए। देखिए, राहुल कुमार को हमने लिखा है, संवैधानिक नियमों का मजाक उड़ाने व निजी आर्थिक लाभ के लिए तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल न करके आरोपी को बचाने के मामले में आपके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत क्यों ना एफआईआर करते हुए कार्रवाई की जाए और आवेदक को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई व संपत्ति के नुकसान की ₹80 लाख की प्राप्ति के लिए क्यों ना ग्राहक उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज किया जाए। तो ये चीज जब इनको भेजी और इसमें हमने देखिए ये पूरे इनके पॉइंट और इनके जो जवाब थे वो सब इन्हें मेंशन किए। मेंशन करने के बाद ये देखिए हमने लिखा, आवेदक ने खुद के साथ किए गए आपराधिक कृत्य की कई शिकायतें सीएम पोर्टल पर की थी, जिसमें हुई कार्रवाई की जानकारी जब आवेदक के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो दस्तावेजी सबूतों से साबित हुआ कि आप एक अक्षम, नकारा व भ्रष्ट अधिकारी है जो अपने पद पर रहते हुए अपराधियों के लिए काम कर रहा है। ऐसे अधिकारियों को हरामखोर कहा जाता है, क्योंकि जो अधिकारी या व्यक्ति एक से पैसा लेकर दूसरे या विरोधी पक्ष के लिए काम करता है उसे हरामखोर ही कहा जाता है। अतः प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आप हरामखोर साबित होते हैं। निम्न आधार आपको हरामखोर साबित करता है। देखिए, खुलेआम इन्होंने गुंडागर्दी की है, खुलेआम। आपको संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप एक पद पर विराजमान हो, वहां बैठकर आपको क्या करना है? जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को रोकना है। किसी के साथ बेईमानी हो रही है, किसी के साथ चीटिंग हो रही है, किसी के साथ बेइंसाफी हो रही है, वो इंसाफ दिलाना काम है आपका। वहां बैठकर आप इंसाफ की जगह क्या कर रहे हैं? खुलेआम कोई धमकी दे रहा है कि मैं ताला तोड़ दूंगा, कोई इन्वर्टर चोरी करके ले जा रहा है, आपको कंप्लेंट मिल रही है। अरे झूठी कंप्लेंट है तो उसके ऊपर एफआईआर करो ना, 182 दिया है ना, क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आप भ्रष्ट हो। और यूपी पोर्टल ये किस लिए बनाया है? सीएम जन सुनवाई किस लिए बनाया गया है? इसमें करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, किसका हो रहा है? हम लोगों का, जनता का हो रहा है। आप लोगों को बैठाया गया है ताकि आप उसकी शिकायतें करें, लोगों का समय पर उसका इलाज करें, इंसाफ दिलाए लोगों को। यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ पर जब हमने इनकी कंप्लेंट जो करी और ये आरटीआई से मांगा, इनको हमने जो शोकॉज नोटिस दिया उसमें देखिए कि शिकायत संख्या की गई थी, इसके अनुसार आपको एक भ्रष्ट, अक्षम व अनपढ़ अधिकारी कहा गया था। मतलब ये हमने कंप्लेंट में लिखा था और आप ही उपरोक्त लाखों रुपए की कीमती मशीन को गायब करने में सहयोगी है, ऐसा आरोप भी लगाया गया था। यदि आप ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ होते तो निश्चित ही अपनी सफाई देते हुए असली गुनहगारों को जेल में डाल चुके होते। वह उपरोक्त शिकायत के संबंध में संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए बुलंदशहर की अदालत में जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त एडीजे गुलाब सिंह राठौर के समान अपने वरिष्ठ अधिकारी को कहते कि उपरोक्त शिकायत मेरे खिलाफ ही है, अतः इस मामले की जांच अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए जिससे जांच की रिपोर्ट पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं ये जो एडीजे गुलाब सिंह राठौर इनका नाम ले रहा हूं, ये बुलंदशहर के एक जांच अधिकारी जज थे, जो जांच अधिकारी के रूप में बुलंदशहर की अदालत में नियुक्त हुए थे। और ये उस वक्त जो भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी
उस मामले में नियुक्त हुए थे और उस वक्त उन्होंने बीच में अपनी जांच को रोक दिया था और उन्होंने एक लेटर लिखा था हाई कोर्ट इलाहाबाद को कि जनाब यहाँ पर जो शिकायत मिली है, जो भ्रष्टाचार की जो तार है वो जिला जज तक पहुंचते हैं। ये बाकायदा लेटर है, यानी जिला जज उसकी हद में है। वहां का बुलंदशहर का जयप्रकाश शर्मा, वो उसकी संपत्ति की जांच, ये सब उसमें लिखा हुआ था। तो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे वरिष्ठ अधिकारी है। अगर इनकी जांच करवानी है तो सीबीआई से, किसी वरिष्ठ से करवानी चाहिए, अन्य एजेंसी से करवाई जाए, ये साहब उन्होंने लिखा था। मगर ये अधिकारी जो आईओ, जिसके खिलाफ हमने सीधे सीधे कंप्लेंट करी है प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ, उस अधिकारी की कंप्लेंट पर वो खुद ही अपनी जांच कर रहा है और जांच करके कहता है कि जो भी है, देखिए क्या लिखा है, यदि आप उपरोक्त तो शिकायतकर्ता में हम लोगों ने जो कंप्लेंट बोली, इस कंप्लेंट के अनुसार उस कंप्लेंट में हमने इसी के खिलाफ शिकायत की और कहा कि पक्ष व विपक्ष के ये सब मांगे, तो जवाब देखिए क्या है। सबसे पहले तो जो आरटीआई में जो ऊपर हमने ये शब्द लिखा था, इसके बारे में तो कोई जानकारी दी ही नहीं गई कि शिकायतकर्ता का कौन से संदर्भ है, क्या है, ये कोई इसमें जानकारी नहीं है। आपके द्वारा दिए गए तो उसमें क्या लिखा, इन्होंने का वर्णन तो था ही नहीं और आपके कमीनेपन को भी दर्शाता है, जिसमें ये सिद्ध होता है कि आप नीचता की हद तक से भी नीचे गिरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मजाक बनाए हुए हैं। आपके इस कमीनेपन की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ पुलिस विभाग का नाम भी बदनाम हो रहा है। इसके आगे भी आपने जो जवाब दिए वे आपकी हरामखोरी को साबित करते हैं। इसके अलावा आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में जांचकारी द्वारा जवाबों का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे देखिए। उक्त बिंदु में विपक्ष के अभी तक कोई बयान अंकित नहीं हुए हैं। वह पक्ष व वादी के 161, मतलब आप जानकारी किसी और की मांगी है, जानकारी किसी और की दी जा रही है। तो ये जो चीजें है, ये पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैंक, ओके। तो ये हो गया। अभी मैं आता हूं आप लोगों के सामने। तो मामला आप लोगों ने देखा, खुलेआम नोएडा में मतलब ताला तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे गुंडे गैंगस्टर, और ताला तोड़ दिया जाता है और पुलिस, नोएडा पुलिस कुछ नहीं करती। वहां का एसीपी कहता है मेरा ऑफिसर बहुत ईमानदार है, बढ़िया है, और 80 लाख की मशीन गायब है, केस क्लोज कर देता है, भाव खत्म, मशीन कहाँ गई मालूम नहीं, चोर कौन है पता नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो आरोपी को क्या कहते बुला ही नहीं रहे, उसका बयान ही नहीं लिया और 2 महीने के बाद उसको आपने मुक्त कर दिया, उसको बेगुनाह साबित कर दिया और आपने रिपोर्ट बंद कर दी। तो जनाब मैं सभी लोगों से चाहूंगा, ये काफी कुछ इसमें समझ में आया है होगा और वेबसाइट पर भी मैंने पूरी रिपोर्ट रखी है, एक एक पेज है। इसको अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट पेज जो उसका वेबसाइट का था उसी में काफी कुछ चीजें दी गई है जिससे पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से इस मामले में कुछ ना कुछ आवाज उठाए, कुछ ना कुछ बोले कि क्या हो रहा है, इसे रोकने की। तो अभी आप लोग जो भी बोलना चाहता है जरा बोलिए आगे बढ़ के। और मनीष जैन जी, अगर आप कुछ कहना चाहते, जो ये मेन जिनके साथ ये हुआ है, मनीष जैन जी अगर कुछ आप बोलना चाहते आप बोलिए ताकि आपको समझ में आए। तो मनीष जी बोलिए आप। हेलो जी, बिल्कुल सही है भाई साहब जो भी आपने बताया। हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ बोलिए बोलिए, जी। क्या क्या हुआ आपके हाँ, साथ और नमस्ते अभी वैसे एसीपी के साथ आप मिले थे तो क्या हुआ था इस मामले में? उन्होंने तो अपने राहुल जी का ही पक्ष लिया सारा, और कहा कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उल्टा ही हमें ही जो है उन्होंने अच्छे से अटेंड नहीं किया, और क्या ताला तोड़ना कोई गुनाह नहीं है, आप कोर्ट में जाइए, आपको कोर्ट में जाइए और आपको सलाह दी जाती है कि एक अच्छे सा वकील कर लीजिए, कोर्ट में जाइए। ताला तोड़ना कोई जुर्म नहीं है, ताला अगर तोड़ रहा है तो कोई जुर्म नहीं है। मतलब ताला तोड़ना कोई जुर्म नहीं है, ये एसीपी बोल रहा है। एसीपी बोल रहा है मेरा बहुत अधिकारी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम करता बिल्कुल है और मशीन जी। गायब है,
मतलब मशीन को आप बरामद नहीं कर पाए, मशीन चोर को पकड़ नहीं पाए, और कह रहे हो कि मेरा ऑफिसर बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये चीज तो अभी मैं चाहूंगा आप लोग में से कोई भी इस मामले में हम्म, किट्टी साहब आपने तो बहुत जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी है। आपने तो 2003 में सबको मतलब पूरी तरह स्टिंग करा था 14 पुलिस वालों को, और अभी अभी किया है। तो आप बताइए, आपका तो बहुत ही बेहतर मतलब इसमें वो रहा है कि पुलिस का कैसे मतलब कैसे, तो ये तो पूरा खुले आम ये लोग कर रहे हैं। तो केटी साहब आप बताइए, जरा कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? अच्छा, केटी साहब आप अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सैयद शेख साहब, अपने साकिब सैयद साहब जी, आप कुछ बोलेंगे? नो सर, नॉट नो सर, अभी नहीं सर। अच्छा, अभी नहीं, मगर कैसा लग रहा है मतलब ये जो पुलिस का जो रवैया और जैसा खेल हुआ है, ये खेल? जी सर मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है सर। मैं अभी फिलहाल में पुलिस स्टेशन में हमारे यहाँ पे एक आदिवासी बच्चा जो हॉस्टल में था, उसकी हाँ। डेथ हो गई सर। अच्छा, और अच्छा। इनकी निग्लिजेंसी की वजह से हुई सर। इसका अभी कोर्ट इसमें मतलब न्यूज वगैरह में भी सब बहुत आना है सर। मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात भी करना चाह रहा था, पर अभी कुछ वजह से बात नहीं हो पाई है। नहीं नहीं, जरूर हम लोगों को उठाना पड़ेगा, इन लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा, इनको हमें इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। हम लोग बोल नहीं रहे, हम लोग चुप बैठे, हमें जी कमेंट्स सर, करना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। और जी सर, इन्हीं जी को सर। ये वीडियो बना करके इन्हीं के ऑफिस में, इन्हीं के अधिकारियों के पास भेजना पड़ेगा हमें। तभी जाकर के कुछ कुछ तो कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं ना हम लोग इस चीज के लिए। हाँ तो सर, यहाँ पे हाँ। एक बहुत ही होनहार बच्चा था सर। वो ग्रेजुएट, अभी ग्रेजुएशन बीए कर रहा था सर। और ये जो आदिवासी के जो हॉस्टल होते हैं ना, वो एक कोलाम समाज का था। हम्म। तो सर मैं आपको इसके बारे में सब ठीक डिटेल ठीक में है, बात ठीक है। करूंगा। हाँ, हम लोग बाद में इस मामले में भी मीटिंग करेंगे और कुछ करेंगे, क्योंकि हमें ठीक ये सब चीजें करनी है। अच्छा, ठीक ठीक। और अभी और कोई अपने विक्रम जी, आप आपने सुना है साहब? विक्रम जी, आप कुछ बोलिए इस मामले में। आप भी बहुत भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं इस ऐसी इन लोगों से, बोलिए। जी सर। सर जी हाँ नमस्ते। बोलिए। हाँ, नमस्कार। सर, गुलाब सिंह राठौर जी जो उस समय जिला एडीजे रहे थे बुलंदशहर में, उन्होंने सीबीआई के लिए पत्र लिखा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आम आदमी का क्या होगा? अगर हम यूपी में रहकर सच्चाई बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। योगी जी को मैंने लेटर लिखे कई, उनका पोर्टल नंबर भी आया, लेकिन आज तक जांच जारी है और हम जेल में भी रहे आए, मुकदमा फाइनल होने को आया, लेकिन सच्चाई को उजागर करने की योगी सरकार ने कोशिश नहीं करी। क्या कहें हम? कहाँ जाएं? क्या देश छोड़कर कहीं बाहर जाएं? मेरे मातृभूमि पे इन गुंडों ने कब्जा कर लिया है, और देश के नौजवान जो नारे लगाते हैं स्कूलों से और सचिवालय तक हल्ला मचता है कि भारत माता की जय, क्या वो सब एक मजाक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पूरे देश में अराजकता फैली हुई है, आम आदमी डरा हुआ, सच बोलने में नाकाम है। अभी थोड़ी देर पहले शायद मनीष जी ने बोला था कि मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, या मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। मेरी लड़की ने लेटर भेजे, मेरे मासूम बच्चों को घर पर छोड़ दिया गया, किसके हवाले किया? मुझे झूठे केस में जेल भेज दिया, क्योंकि मैंने जज साहब की बात उठाई कि एक न्याय विभाग के अधिकारी ऐसी मांग कर रहे हैं और वो भी इतने दुखी हैं। लेकिन क्या हुआ, उस बात को जब मैंने पुष्टि करी है छोटे से व्यक्ति ने, तो मुझे जेल भेज दिया गया। कहाँ जाएं हम सर? बहुत दयनीय स्थिति है यूपी की। योगी जी को केवल गुमराह किया जा रहा है। योगी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पुलिस, उनका प्रशासन जो पुराना सिस्टम है उसी को चला रहा है। अगर योगी जी के सामने ये बात आएगी, ऐसी घटनाएं आएंगी, तो वो इन्हें छोड़ेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और एक दिन हमें भी योगी जी के सामने आके किसी भी तरह, चाहे अपने आप में आग लगाएं उनके सामने, चाहे कुछ भी करें, उनके सामने सच्चाई लानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी एक जिंदगी का सवाल है, हमारी मातृभूमि का सवाल है। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा कल?
नहीं, बिल्कुल आप बोलने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म इसका यूज कर रहे हैं कि जो है वो हमें बोलना है, और ये हमें योगी के और उनके पास सभी आईएएस अफसर के पास पहुंचाना है। ये वीडियो, ये कमेंट्स, ये जो नोएडा पुलिस ने जो किया है, और ये खेल सभी के साथ लगभग हो रहा है, तो हम इसके ऊपर कमेंट्स की क्या ऐसा करना चाहिए पुलिस को? क्या पुलिस को अगर इन्वर्टर चोरी हुआ है, उसकी कंप्लेंट हुई है, तो क्या उसकी एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या ताला तोड़ने की धमकी देना गुनाह नहीं है? क्या ताला तोड़ा जाना गुनाह नहीं है? हैं? जी सर। एक मशीन गायब हो गई, क्या मशीन कहाँ गई है? ये क्या वो मतलब वो उस राहुल कुमार को, उस आईओ को एक एसीपी बोलता है कि अरे बहुत अच्छा ऑफिसर है मेरा, है? तो ये क्या है? इसके ऊपर हमें मतलब बोलना चाहिए कि क्या क्या ये सही है? क्या इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए? क्या इनको जेल में नहीं भेजना चाहिए? इनको तो जूतों से मारना चाहिए। सर मतलब ऐसी इनकी स्थिति करनी पड़ेगी इन लोगों मैं की। मैं सर हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने ये कहा है कि न्यायालय में भी भ्रष्टाचार है, उन्होंने पूरा इशारा किया है, इसे सुधारो। हम्म, अब नोएडा पुलिस में एक जितेंद्र कारला थे बुलंदशहर में, मेरे ऊपर कचहरी के अंदर कार्य करते समय हमला हुआ और उनके खिलाफ कोई जिला जज ने, उस समय श्याम बिलोत थे, उन्होंने हमला कराया और कोई रिपोर्ट नहीं होने दी। मेडिकल मेरा बिगड़वाया गया जिसके प्रमाणित आपके पास मौजूद है। और उस जितेंद्र कारला ने मुझ पर थाने में हमला किया, लेकिन उसे कहां पहुंचाया गया है? इनाम बतौर, इसी इनाम के बतौर कि तुमने सीबीआई की फाइल को छिपाने में मदद करी और इसका मनोबल तोड़ा है, तो उसको पहुंचाया नोएडा। ये नोएडा में जो भर्ती होती है ना विशेष जगह पर, ये विशेष ही लोगों की होती हैं। एक सीधे सच्चे देशभक्त की हम वहां पे भर्ती नहीं होती, वरना नोएडा में इतने इतने बड़े गैंग चलते हैं, क्या लगाम नहीं लगती? इनका सीधा संबंध कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से या मान्यों से है। और योगी जी अकेले हैं, हमारे मोदी जी अकेले हैं, इन्हें इस ओर कठोर कदम उठाना चाहिए। देश का सिस्टम बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन नोएडा के लिए मैं कहूंगा कि जो आपने सच्चाई बोली है उस पर कार्रवाई कहाँ होगी? अभी देश के सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है कि 20 साल मुकदमा लड़ने के बाद में जब अपनी मशीन लेने आदमी व्यक्ति जाएगा तो वो जंग खा चुकी होंगी, इसका खर्चा कौन देगा? और एक भारत के नागरिक जिसके लिए संविधान बना उसके समय की कीमत कौन देगा? ये नौकर जो हैं, लोक सेवक, ये निरंकुश हो चुके हैं। इनके खिलाफ आपको, हमको, सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। हर कोई देशभक्त नहीं होता। आज मैं कचहरी गया तो मेरे साथियों ने मुझसे कहा, तूने क्या पाया? तूने नुकसान उठाया, तेरा घर बर्बाद हो गया, बच्चे तेरे परेशान हो गए। हमें शर्म आती है तुझ जैसे लड़ने वाले पर, लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि मैंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और उसे मैं अगर छोड़ दूंगा, मारा जा सकता हूं और ये मेरी हत्या करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये ऐसी लड़ाई छोड़ दी, हमने, आपने लड़ाई छोड़ दी, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? बस ये विचार कर लीजिए। जय हिंद। जी, ठीक है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर जो भी हो रहा है हमें आवाज तो उठाते ही रहना है। अगर हमें नहीं तो गुलामी, नहीं तो गुलाम रहो, पाँव पकड़ के रहो इनके। हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, लोकतंत्र क्या है? रवीश जी देखिए आप, उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने एनडीटीवी, क्योंकि उन्हें मालूम है मेरे को उनके सामने झुक के बात करनी पड़ेगी। हर कदम पर वो सामने वाला मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। क्यों जरूरत है उनके सामने नीचा दिखने की? तुम अपने घर में शेर हो, रहो अपने। तो आपको विरोध करना जरूरी है, ये हमारा देश है, हमें देश छोड़ के नहीं जाना है। हमें इन लोगों का विरोध करना हर पॉइंट पर। अरे ये आईपीएस अफसर है, आईएएस अफसर है, ये क्या घसियारे है जिस तरीके से इन्होंने किया? तो अभी मैं चाहूंगा और कोई, भोगीराम जी, केट्टी साहब आप बता, बोलिए जरा इस मामले में कुछ। केट्टी साहब, हम यहाँ पर जो बैठे हैं हाँ, वो सोच रहे हैं कि आजाद हिंदुस्तान में बैठे हैं, लेकिन ये बात झूठी है। हम ब्रिटिश कॉलोनी के आज भी गुलाम हैं। ब्रिटिश कॉलोनी में जज, वकील और पुलिस ये सब इकट्ठे हैं। ये गणतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र है। बराबर। हाँ, हाँ, बोलिए। मोगा से आ गए हैं सुनील सूद साहब।
सुनील सूद जी, जी हाँ जी, नमस्कार। ये भी हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं। हाँ सही मायने में हम आजाद नहीं हुए अभी भी। आप कोई भी FIR उठाइए, वहां पर लिखा है IPC 1860 1860। इसका मतलब हम आजाद नहीं हुए। सब अच्छी बातें लगती हैं भाषणों में, बस धरातल पर कुछ नहीं है। जो कोई न्याय मांगना चाहता है उसको मिलने से रहा। मैं अपने 20 साल का उदाहरण हूं आपके सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लड़ाई तो जोरदार चल रही है और अब अंजाम तक पहुंचेगी भी, अब पहुंचेगी, पहुंचाएंगे। आशा है पूरी, हम्म, लेकिन रास्ते में इतने अवरोधक हैं, हौसला आज भी टूट रहा था। नहीं आज बिल्कुल। डिप्टी एडवोकेट जनरल ने बस्सी वाले केस में पेश होना था। पहले 11:48 पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम दीजिए। उससे आफ्टर लंच हो गया, 2 बज गए, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिल गया उनको। फिर जब 1:55 पर हमारे वकील साहब ने बोलना शुरू किया तो उनके वकील भागे भागे आए और उन्होंने 10-15 मिनट ये कहा कि ये केस लोअर जुडिशरी का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। और जज साहब ने कहा नहीं, ये यहीं पर होगा। फिर भी वो टाइम लेने में कामयाब हो गए और तारीख पड़ गई 7 फरवरी तक के लिए। मतलब टाइम पास कर दिया उन्होंने अपना। हाँ जी, हाँ जी, वही खेल खेल लिया अपना। डिप्टी एडवोकेट जनरल पंजाब के आज पेश हुए थे हमारे केस में। अच्छा नहीं, वो लड़ाई आपकी तो ऐसी है, खतरनाक है। कितने पुलिस वाले जा रहे हैं, सब अंदर जाने की स्थिति में है। करोड़ों अरबों का घोटाला पूरा ओपन हो रहा है प्रॉपर्टी का। ऐसे ही अभी यहाँ पर बॉम्बे साइड में, महाराष्ट्र में भी पकड़ा गया इस टाइप का। तो ये खेल बहुत जबरदस्त है। मुख्य चीज आ रही है कि हम जो मामले में यहाँ नोएडा पुलिस के मामले में आए कि मतलब सामने से लॉक तोड़ने की धमकी दे रहा है गुंडा, जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे, और आप कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, फिर वो लॉक तोड़ देता है, आप कोई FIR नहीं कर रहे। अरे ऐसे ये IPS अफसर और ये लोग क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो हमारा मुख्य कहने का मतलब है क्या खेल चल रहा है। यूपी पोर्टल बनाया गया है, वहां पर कंप्लेंट करने के लिए बनाया गया है, उस कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर ये किस लिए हमारा लाखों करोड़ों रुपए खर्चा क्यों कर रहे हो आप। अगर कोर्ट में ही जाके काम करना है तो ये पुलिस बंद कर दिया जाए, पुलिस थाने बंद कर दिए जाए, ये अपने ये पुलिस पोर्टल बंद कर दिए जाए। क्यों चालू रखे है, करोड़ों रुपए हमारा बर्बाद कर रहे हैं। शिव नारायण जी आप सही कह रहे हैं। उन लोगों ने ये ठाने, ये सारा कुछ हम शरीफ आदमियों को प्रताड़ित करने के लिए शासन बना रखा है, बराबर, न्याय देने के लिए नहीं। क्या समझे। ये ब्रिटिश कॉलोनी की कॉपी है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ऊपर, बस इतना ही काम है। बराबर। हाँ। तो जो दंगा करेगा अदालत में वो थोड़ा बहुत न्याय पा सकता है, बस इतना ही है। मेरे को अब वकील कहते हैं कि जो 20 साल तक आप केस चला गए, खुद इन पर्सन होकर चला गए। ज्यादातर लोगों की इन पर्सन लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। ये भी जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, जो आज मैं केस में गया था, बस्सी एंड कंपनी का केस, ये सोनिका क्रांतिवीर की जी आपकी जो वहां पर आप लोगों ने किया था, मेल पे मेल, उसकी वजह से वो FIR रजिस्टर्ड हो गई। परंतु उसको FIR कैंसिल किया, बहाल किया, अब फिर लड़ाई जारी है। नहीं, मिलके हम लोग तो लड़ना ही है अपने को, सबको मिलकर, और छोड़ना नहीं है लोगों को किसी भी हालत में। कम से कम आवाज तो उठानी है, कम से कम आवाज उठानी है, हमें चुप नहीं बैठना है। ये लोग क्या कितना कहाँ तक जाएंगे अपने, ये लोग तो बिल्कुल जो भी कर सकते करने दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कहीं कोई बहुत जरूरी काम है। ठीक है, चलिए। ओके, सॉरी। बाकी हम बात करेंगे आपके साथ। ओके, जरूर केट्टी साहब। ओके, हाँ नमस्कार। अच्छा, अभी भोगीराम जी आप है लाइन पर? भोगीराम जी, अरविंद जी, अरविंद चौधरी जी, आप कुछ कहेंगे? इस्माइल पाटिल। हाँ अरविंद जी बोलिए। अरविंद जी, हाँ हाँ सर, तो आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मेरे को खुद अनुभव आया है
कि महाराष्ट्र में MIDC में जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसका जानकारी और भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस उनके पास उपलब्ध होने पर भी वो लोग दे नहीं रहे। तो इसके बाद हमने पुलिस में FIR करने के लिए एप्लीकेशन किया था, बाद में अपनी शोकॉज नोटिस वगैरह दिया। तो वो आपकी वजह से सिर्फ प्रकरण चालू है अभी तक, नहीं तो अभी तक वो लोग कभी तक मेरे को गोलमाल करके मेरा विषय क्लोज कर देते थे। नहीं, ये तो इन लोगों का काम ही है पूरा, मतलब हमें पूरा भ्रमित कर देना, हमें एक प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके खत्म कर देना। तो मिल करके ही हम सबको आगे बढ़ना है और आवाज जरूर उठानी है। तो मेरा ये कहना था, जो अभी हमारा जो नोएडा का जो मैटर सामने दिख रहा है, उस मामले में आपको क्या लगता है? मतलब ये पुलिस वाले जो IPS अफसर, हम योगी जी से, मतलब योगी जी के पास ये पूरे वीडियो भेजना है हमें कमेंट, तो उनको ये बोला जाए कि भाई क्या किया जाए इन ऑफिसरों के साथ, ऐसा कुछ कमेंट्स, मतलब इंक्वायरी बैठाइए, ये क्या ऐसे कैसे इन्होंने कहते लॉक तोड़ने वाले को छोड़ दिया, यानी जो भी आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, तो ऐसे कुछ अरविंद जी आप कमेंट्स दे सकते हैं तो दीजिए इस मामले में, क्योंकि हम लोग जब एक लक्ष्य की ओर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ बोलिए। बराबर है, यहाँ पर जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी है प्रशासन की तरफ से, और योगी सरकार ने कुछ तो भी ठोस कदम उठाने चाहिए, और ये बात जो है तो उनके सामने, उनके नजर में आना चाहिए अपने तरफ से। बिल्कुल। तो तब जाके, क्योंकि ये बात जो है तो उन तक पहुंचता नहीं है कि नीचे लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, स्थानिक पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो जब तक ये ऊपर तक बात जाएगी नहीं तब तक ये लोग सीधे होंगे नहीं, इन पर कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि पुलिस वालों का काम ही है कंप्लेंट दबाना, पैसे खाना, यही उनको ऐसे लगता है कि इसलिए हम लोग भर्ती हुआ है। तो उनकी ये गलत सोच है, ये सोच अपने को दूर करना है और कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। बराबर, मतलब ये IPS अफसर या जो कहते पुलिस IO है, जांच अधिकारी, उसने जिस तरीके से काम किया, एक मशीन को गायब कर दिया है और मशीन को पकड़ नहीं पा रहे और वो बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर। मैं अभी एक काम करूंगा, मैं एक चीज और चाहता हूं, अभी हमारे जो मनीष जैन जी है उनके साथ ही है मतलब नीता जैन जी, वो उनसे चाहूंगा कि आप अच्छा नीता जी आप कुछ बोलेंगे इस मामले में? नीता जी बोलिए। आप ये अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है अभी। योगी जी आपको मेरा नमस्कार, और अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक उच्च पद पे बैठे हुए हैं और जनता की आपसे उम्मीद होती है कि ईमानदारी से शायद आप काम करेंगे, और हमें एक आप ही लोग का एक सहारा होता है जो उच्च पद पे बैठे होते हैं। हम बहुत आशा से आप लोगों की तरफ देखते हैं कि शायद ईमानदारी से काम होगा, और ये पूरी उम्मीद भी करते हैं, लेकिन जो प्रशासन में लोग बैठे होते हैं वो पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते, पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आपके राज में जनता थोड़ी सी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जी जी धन्यवाद जी, यही चीजें हमें भेजना जरूरी है ये सब, तो थैंक यू आपका। अच्छा अलाउद्दीन जी, आप सैफी जी, अलाउद्दीन सैफी जी आप कुछ कहेंगे? अलाउद्दीन सैफी। अच्छा मैं अभी चाहूंगा इस्माइल बाटलीवाला जी आप कुछ कहें इस मामले में। इस्माइल बाटलीवाला जी। जी शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार। आप अभी अपने तो इस्माइल बाटलीवाला जी जो है इत्तेहाद के मूवमेंट में लगे हैं और अपना NRC का मसौदा एक बहुत बढ़िया ला रहे हैं, जिसमें मतलब मुख्य चीज ये है कि NRC हमारा हक है, उस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है। तो आज ये हमारे साथ है और इस मामले में, नोएडा के मामले में ये बोलेंगे, क्या इनका अपना विचार रखेंगे। हाँ इस्माइल जी। जूम से जुड़े साथियों और सरकार में बैठे हुए लोग और नोएडा और उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं बताना चाहता हूं कि शिव नारायण शर्मा जी और सोनिका क्रांतिवीर जी
इनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ और ये लोगों के हक और हुकूक की आवाज उठाते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इनकी मुहिम देश भर में चल रही है। गुजारिश है प्रशासन से, जिम्मेदारों से कि इनकी आवाज को गंभीरता से लिया जाए और ठीक ढंग से जांच पड़ताल की जाए। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए और जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा दिलाने की कोशिश की जाए। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश का और देश के ताना बाना का बहुत ही नुकसान होगा। ये मेरी गुजारिश है शासन प्रशासन से। जी शर्मा जी। जी धन्यवाद जी आपका। अच्छा, मैं चाहूंगा सूद साहब कुछ बोलेंगे। सूद साहब जी, सूद साहब निकल गए। भनोज जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप कुछ इस मामले में बोले। सुरेंद्र भनोज जी। सुरेंद्र भनोज जी, ठीक है। अब मैं जरा अपने विशेषज्ञ है सभी मामलों में लगभग हमारे केवीजे राव जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ शब्द कहें इस मामले में कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए अभी इस मामले में। शिवनारायण जी, लाइक जिस आपको तो पता है हम भी आप ही की तरह लड़ते हैं, लड़ते हैं। पुलिस कुछ नहीं करेगी, प्रशासन कुछ नहीं करेगी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा अंडर 482 और 482 226 के तहत आप ऑर्डर लेके आइए टू फाइल दी एफआईआर अगेंस्ट द ऑफिसर्स। और कोई चारा बचा ही नहीं है। ये देश का यही हाल है। जैसे लोग कह रहे हम यहाँ रहें कि चले जाए, चले भी जाएंगे तो देश तो सुधरेगा नहीं। बिल्कुल चले जाना सॉल्यूशन नहीं है, डट कर लड़ना यही एक सॉल्यूशन है। अभी जैसे आप जो कह रहे हैं, मैं अभी कलेक्टर के और गोवा के ऊपर भी मैंने केस डाला है। अभी 14 दिसंबर को गोवा मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी पेशी है, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई मीन जैसे कहते हैं निडर होके इसको लड़ना ही पड़ेगा, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। अभी कोर्ट से हम कहते हैं ना आई सी यू इन कोर्ट, तभी कोर्ट ही बचा है। अगर कोर्ट न जाए तो फिर इनके साथ गुंडागर्दी, हम भी गुंडा बन जाए तो हमारी what would you say, your conscience does not permit you to become a गुंडा का वो फायदा उठाते हैं। तो you'll have to file a writ under 482 and get an order। ये सीबीआई की, जैसे आपने उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच के लिए भी लेटर है। अगर लेटर है तो प्रोड्यूस दैट लेटर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देगी सीबीआई को। लेकिन आपको लगता है कि सीबीआई कुछ करेगी? वो तो शासन के तरफ से बात करेगा। बिल्कुल। अगर शासन नहीं कुछ कर पा रहा है तो सीबीआई क्या करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, जो मालिक है उसी की बात दोहराता है। इट इज आसान नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। आई सैल्यूट एवरीबॉडी जो ये काम करते हैं, बट एंड यूपी एमपी ये एक वेरी रेयरली, जैसे आपने बोला ना जज ने लताड़ा, कितने एसपी को लताड़े हैं, कितने लोग गए हैं कोर्ट, कितने लोग गए उसके सामने। तो ये एक प्रॉब्लम भी हो जाता है। हर कोई वकील तो नहीं कर सकता, वकील के लिए पैसे लगते हैं। और आजकल मेरे को सच्चाई में बताइए कितने वकील है जो सच्चाई से आपके केस लड़ेंगे? बहुत कम, बहुत कम। प्रॉब्लम ये है कि माँ खाना नहीं देती, भीख भी मांगने नहीं देती।
तो अल्टीमेटली हमको भी यू हैव टू खुद का कुछ करना ही पड़ेगा। तो कोर्ट के दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा आपको, इससे और कोई चारा नहीं है। बिकॉज एटलीस्ट 482 में अभी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपने 154 और 154(3) के तो हो गया है। हाँ, तो बराबर। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यही कहा था कि नहीं आप डायरेक्टली एफआईआर का ऑर्डर मत दीजिए अनलेस 154 एंड 154(3) इज कंप्लाइड। हमने 154 भी करा, 154(3) भी करा, 156(3) भी करा। अब बचा क्या है? तो कोर्ट, हाई कोर्ट को फिर आप प्रेयर कीजिए कि या तो आप एसआईटी बिठाइए, कोर्ट को मॉनिटर ही करना पड़ेगा। अभी ऐसा हो गया कि सर हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट ही सब कुछ करे, कोर्ट ही देश चला रही है, वरना शासन तो है ही कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। शासन अधिकारी, जैसे मैंने कहा ना, ये गोवा की कलेक्टर है, वन वर्ड ऑर्डर डिसमिस्ड। मैंने कहा मैडम ये डिसमिस क्या होता है, क्यों किया आपने? बोलते नहीं मैंने कर दिया। कर दिया वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्यों कर दिया? बोलते हैं आप जाइए ना कोर्ट में मैं जवाब दूंगी। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कौन जाएगा कोर्ट, कौन नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली अपन को कोर्ट में जाना पड़ेगा। एंड अपने को हर किसी को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि कैसे अपनी वकालत करे कोर्ट में। तो वही एक बचा है मार्ग, और कोई अभी कोर्ट के सिवा कोई मार्ग है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, एक यही रास्ते है काफी कुछ। वही है, मेरा तो इतना ही कहना है। अच्छा, नहीं ठीक है, अभी देखते हैं इस मामले में। हम कोशिश करते हैं जितना भी आगे बढ़ाए, पहले हाईलाइट जितना कर सकते हैं कोशिश करते हैं। इन लोगों के जितने भी कारनामे हैं उसको बेनकाब तो करें, कम से कम आवाज तो उठाएं कि भाई तुम गलत हो। इतना तो बोलने का हक हम सबको मतलब मिलना चाहिए, बोलना तो चाहिए कम से कम। तो वो चीज हम लोग बोलते चले जाते हैं इन लोग। अच्छा, अभी और कोई शुभम राजपूत जी आप कुछ बोलेंगे क्या? शुभम राजपूत जी, भनोज जी आप कुछ बोलेंगे क्या? सुरेंद्र भनोज जी, भनोज जी। हेलो, नमस्कार। हाँ, सबको बोलिए नमस्कार। आप भी इसमें। मैं देखता हूँ कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और पुलिस वाले और बाकी सारे, ये एक ही मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, और किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। बराबर। और कोई ना कोई बहाना बना के या तो मैटर को डिले करते हैं या फाइल कर देते हैं। तो इनका इलाज अब बातों से, वो चलो एक तरफ चलता रहता है, बातें, आंदोलन, धरने वगैरह दो, ताकि लोगों को भी पता लगे इन चीजों का। पर असली मैटर तो अब कोर्ट में ही जाना पड़ेगा इनको। 166, 167A और उसके अंदर, और 290, 190 और 200 के अगेंस्ट कोर्ट में सीधी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो उससे है कि प्रोसेस शॉर्ट हो जाता है। अब ये हम धक्के खाते रहते हैं इधर उधर, जबकि लॉफुल जो एक प्रोसेस है उसको नहीं अपनाते। तो हमें साथ के साथ वो भी अपना लेना चाहिए। हाँ, मतलब साथ साथ में चलता रहना चाहिए दोनों चीजें। हाँ जी, ताकि इनकी एक जवाबदेही बने। ये कोर्ट में झूठा नहीं बता सकेंगे। झूठ बताएंगे तो आपके पास आरटीआई से ली हुई सारे सबूत, हाँ, सब मौजूद है। हाँ, और जो आपकी कंप्लेंट है और जो इन्होंने एक्शन लिया वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से मिलता नहीं है। कोर्ट उसका संज्ञान लेगी ना फिर। और फिर इनको हर 14 दिन के बाद कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो हमें वो एक्शन भी ले लेना चाहिए साथ के साथ। हाँ, नहीं ये हम इसका चालू है प्रोसेस। पहले आरटीआई वगैरह सब निकाली। आरटीआई में इनके जो मजाक हमारे को नजर आए कि मतलब किस तरीके से ये प्रशासन का मजाक, आरटीआई का मजाक बना दिया इन्होंने, ईसीएम पोर्टल का मजाक बना दिया। ये आईपीएस अफसर है कि घसियारे है, मतलब किस तरीके से जवाब दिया। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो जवाब दिया वो देख करके हम सब हैरान हो जाएंगे। मतलब तो हम चाहते हैं मतलब ये चीज कम से कम जनता के सामने भी आए कि हमारे ये अधिकारी है कि अंगूठा टेक है, क्या है ये।
हैं, इतने नहीं, बेशरम। अंगूठा देखनी है, दे आर वेरी क्लेवर। हाँ वो अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं कि हमने तो ये हाँ अच्छा सा रिप्लाई दे दिया, अब ये केस बंद कर देंगे हम रिप्लाई हाँ। देके। नहीं तो तो हमने दे पूरा पूरा सजा दिया इनको, पूरा सजा हाँ दिया जी, है वेबसाइट के ऊपर, एक एक चीज हाँ जी, हमने हाँ रख जी, दी है कि भाई देखो क्या बोला है आपने और क्या नहीं बोला है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो ये सब चीजें हम एक्सपोज, पहुंचाएंगे इन लोगों के पास, मतलब हाँ, पूरा एक्सपोज भी पायलट। करेंगे और जो लीगल प्रोसेस है हाँ, उसको वो भी भी अभी अपनाएंगे। हमारा कंटिन्यू चालू है। तो जैसे हाँ ही ये जी, पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हाई कोर्ट में सीधे लगा देंगे फाइल इसके बाद। नहीं हाई कोर्ट नहीं लेगा, हाई कोर्ट अभी नहीं लेगा। हाँ, अभी ये जैसे आपको आपने जैसे आरटीआई की जो जवाब दिए हैं इन लोगों ने, आरटीआई हाँ में जो काउंटेशन किया है या जो जवाब हाँ, देना चाहिए वो नहीं दिए, तो वहां पर हाई कोर्ट, आरटीआई के लिए तो हाई कोर्ट ही पकड़ेगा हमें, यानी हमें सपोर्ट करेगा। नहीं तो हाई कोर्ट ना आपको जो इन्होंने जवाब दिया है उसके बारे में तो हाई कोर्ट ये डायरेक्ट करता है इनको ठीक से जवाब दो, हाँ और क्या कहेगा हाई कोर्ट। हाँ, तो वो जो जवाब ठीक से है उसी चीज को अगर आप हमने पकड़ेंगे तो कई चीजें हैं जो इनको समझ में आएगी कि भाई क्या गड़बड़ हुई है उनके, मतलब वो घेरने का कुछ तरीका है, हम कोशिश कर रहे हैं उसी चीज को लेने की अपने। और बाकी यहाँ पर 154, 154(3) और फिर 156(3) में भी हम लोग लगा देंगे एप्लीकेशन। हाँ जी प्लीज, वो भी करिए। ठीक ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेलविन फर्नांडिस जी नमस्कार। आप अभी आए हैं, कुछ आपको समझ में आया, आप कुछ बोलेंगे क्या? आवाज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। 1 घंटे में नहीं था तो हाँ। मैंने एक्चुअली 1 महीना सॉरी, मुझे हाँ। इच्छा थी कि मैं 8 बजे आ जाऊं, लेकिन हम्म। कोई हमारी बोर्ड मीटिंग ही खत्म नहीं हुई ऑफिस में, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके कारण थोड़ा देरी से आना पड़ा। ओके। तो ठीक है, थोड़ा सुनिए, फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा समझिए। हाँ, सुमंत जी हमारे साथ, सुमंत जी है पंजाब के। सुमंत जी आप कुछ बोलिएंगे जरा इस मामले में, सुमंत। सुमंत कुमार, लगता है सुमंत जी नहीं है। भोगीराम जी, भोगीराम जी, भोगीराम जी भी। और कोई बोलते हैं? रोशन पाटिल जी। हेलो, नमस्कार शर्मा जी। हाँ सुमन जी बोलिए, आपने सुना पूरा? हाँ जी सुना। एक्चुअल में कोई आ गया था अभी अच्छा घर पे। अच्छा। घर पे मिस्त्री लगे हुए थे ना, तो लेबर नहीं आए हुए थे। सॉरी। हाँ, शर्मा ये जी मामला मैंने, सुना है ना नोएडा का, क्या है क्या नहीं, तो आप हाँ क्या जी चाहते, क्या कहना हाँ चाहते हैं जी, इसमें? देखिए हाँ। मैंने तो सारा वृत्तांत सुना है, ठीक है। जैसे मान लो किसी दुनिया में किसी की भी लड़ाई होती है, कितनी भयंकर हो जाए, पर बाद में सुलहनामा एक टेबल पे बैठ के ही होता है, ठीक है। बट मेरा कहना यह है कि हर इंसान के लाइफ में हर तरह के लफड़े हैं, अलग अलग मैटर हैं, ठीक है। सबका अपना अपना एक मैटर होता है, कोई जरिया होता है लफड़ा होने का, पर उसका एक ही मैं ये मानता हूं कि हमें बस डटे रहना चाहिए। अगर हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशासन से, शासन से, अगर अपने हक के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, तो हमें उस पे पूरा डटे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है कि हम अगर हथियार उठा लें कि हम गैंगस्टर बन जाएं या कुछ ऐसा काम करें, तो हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। तो विकल्प यही है कि हमें डटे रहना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। और विरोध तो दर्ज करना ही है ना, कम से कम इन ऑफिसरों का विरोध दर्ज करना है। हम आमने सामने नहीं बोल सकते, मगर हम मंच पर बोल सकते हैं। हम मंच पर बोल सकते हैं कि क्या है ये ऑफिसर, कोई कहाँ किसकी ड्यूटी निभा रहा है? अपराधियों की ड्यूटी निभा रहा है, उन लोगों के लिए काम कर रहा है या जनता के लिए काम कर रहा है? पैसा तो हमसे खा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये क्या कर रहा है? मतलब वहां पर क्या, मतलब आपके यहाँ ताला तोड़ा गया, आप कर क्या रहे हो? क्या एफआईआर नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हमें ऑफिसरों से बोलना हम सबका अधिकार है, हम सबको बोलना पड़ेगा। और इसके लिए हमें योगी को, अपने सीएम योगी जी को, माननीय योगी जी को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, आप अपने अधिकारियों को, अगर आप नहीं करोगे तो ये तो आपका उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम कर ही रहा है, पुलिस व्यवस्था का नाम बदनाम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए ऐसे बर्बाद कर रहे हैं।
जी है बिल्कुल। ना? तो हाँ, अनुपमा जी आप कुछ बोलेंगे? अनुपमा जैन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? महेश, हेलो हाँ अनुपमा जी बोलिए आप। जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जी मैं तो सिर्फ इतना कह आपने तो सकती हूँ। पूरा देखा है, आपके साथ ही हो रहा है ये पूरा जो गलत हो जी रहा जी है। जी आपने जी। फाइटिंग भी की, बहुत अच्छे से बातचीत भी की। आप बताइए और कुछ बोलिए, ऐसा बोलिए जो मतलब इनको लगे, मतलब आपका विरोध दर्ज होना चाहिए सीधा, ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत परेशान है कार्तिक गिलानी, जितना अपने आप को समझदार समझता है, जितना वो पढ़ा लिखा है, उसने अपनी पढ़ाई का गलत इस्तेमाल किया। उसने किस तरीके से मैनिपुलेट किया, इन्फ्लुएंस किया पुलिस वालों को, अपने से मिला लिया। पहले जो मनोज कुमार जी थे उनके रहते हुए मशीन गायब हुई, उसके बाद सडनली उनका ट्रांसफर हो गया, राहुल जी आ गए। तो ऐसा लगता है सब कुछ बहुत वेल प्लान्ड है। और कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में ऑब्वियसली हमारी पुलिस भी शामिल होगी, वरना इतने आराम से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती ऐसे अपराधी को। जबकि इनफैक्ट जहां देखा जाए कि हर किराएदार के साथ वो यही करता है, अभी भी रिसेंटली हुआ 2 दिन पहले भी। तो पुलिस को सब पता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता। हर पिछले भी किराएदारों की अगर डिटेल निकलवाई जाएगी, हर किराएदार ने कार्तिक गिलानी के खिलाफ कंप्लेंट की है। लेकिन क्या करते हैं चौकी वाले, स्टैंप लगा के नहीं देते हैं किसी भी कंप्लेंट पे, मौखिक रूप से करते हैं, तो कुछ रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है। तो इस मतलब कुल मिला के समझ में यही आता है कि सारी गलती पुलिस वालों की है, अपराधी को शय वो ही देते हैं। अगर वो सही से काम करे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इतना गलत कर जाए किसी के साथ। बराबर। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस कोई भी पेपर को रिसीव करके भी नहीं देती ना। हाँ, कोई भी थाना, कोई भी डिपार्टमेंट आपको रिसीव करके नहीं देता है, जबकि ये महाराष्ट्र में सब जगह तो दिया जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में तो पुलिस इतनी डरती है, मतलब उनको खुद को मालूम है कि मेरा अधिकारी गलत करेगा, इसी वजह से तो नहीं दे रहे वो लोग रिसीव। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो रिसीविंग देने से उन्हें पता है ना काम करना पड़ जाएगा, हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा हमने कंप्लेंट दी थी, इसीलिए वो रिसीविंग नहीं देते हैं। बराबर, मतलब संवैधानिक ड्यूटी का वो लोग बिल्कुल। हाँ जी मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर। ये अगर वो रिसीव नहीं करते हैं तो ईमेल के द्वारा भेज दीजिए, हर पुलिस स्टेशन का ईमेल आईडी है जी। ये सब भिजवाया जा रहा है, मतलब ईमेल से, पोस्ट से, वो तो भिजवाया जा रहा है। मुख्य चीज यही है कि आप अब देखिए, कंप्लेन 24 तारीख को मशीन चोरी होने की जानकारी मिली कि मशीन चोरी है। अब वो लेटर लेकर के पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में रिसीव नहीं लिया, क्योंकि ये तो इमरजेंसी है ना। फिर उन्होंने को 100 पे फोन किया, 100 फोन नहीं उठा रहा है, 112 फोन नहीं उठा रहा है। ये पूरा खेल है। ये एक आम नागरिक, आपको हमको मालूम है, लेकिन उनको नहीं मालूम। ये तो जो जिनके साथ होता है, जिनके साथ इमरजेंसी बैठती है, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम। मतलब खेल देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं ये सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि वो लोग डरते हैं। वो खुद जानते हैं कि वो खुद गलत काम करते हैं, उनके अधिकारी गलत काम करते हैं, इसलिए हमें रिसीव नहीं देना है, हमें छिपाना है मामले को। ये कहने का मेरा आरोप लगा रहा हूं मैं। जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, या अन्य जगह नहीं है, वहां पर रिसीव दिया जाता। आप थाने में जाएंगे, आप वहां पर पेपर रिसीव ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश की, ये कहने का मतलब था। हाँ बोलिए राव साहब। अभी जैसे उनका ये था कि वो रिसीव नहीं करते। रिसीव के लिए ईमेल से भेज दीजिए। द लॉ सेज, सेक्शन 4 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेज ईमेल इज एज गुड एज अ रिटन कंप्लेंट। तो आपका ये जो मसला है कि वो रिसीव ही नहीं कर रहे, वो तो निकल गया। देखिए, वो कार्रवाई करे न करे, अपने को मेल के द्वारा भेज दिया, रिसीप्ट मिल गया, तो आगे हम 154(3) के लिए भी ईमेल से भेज सकते हैं। देन डायरेक्टली 156(3) के लिए जा सकते हैं। अगर आप यहीं रुक जाएंगे कि सर मेरे पास रिसीप्ट स्टैम्प नहीं है, क्योंकि कल कोर्ट पूछेगा उन्होंने रिसीव किया, इसके क्या प्रूफ है आपके पास? नहीं, ये तो खैर कंटिन्यू चालू है, इसीलिए क्या बोलते हैं, सीएम पोर्टल पर हम इमीडिएट करवा देते हैं। कोई भी ऐसी कंप्लेंट है तो तुरंत सीएम पोर्टल पर डालो, ताकि आपका उसी वक्त कम से कम रजिस्टर तो हो गया वो चीज अपने। तो ये काम करवाया जा रहा है। शिवनारायण जी एक बात कह रहे हैं, आप तो पोर्टल पे डाल रहे हो, बट पोर्टल पे जो कंप्लेंट डाला इज नॉट वैलिड इन कोर्ट अनलेस इट इज अंडर 154 एंड 154(3). जी अगर बिल्कुल आप कोर्ट जा रहे हैं तो ये दोनों प्रोसेस के लिए आपको प्रूफ चाहिए ही चाहिए।
करेक्ट। अभी जैसे कोर्ट में हम अगर सीएम पोर्टल पे डालते हैं और उसी का बेस लेकर के अगर पुलिस ऑफिसर आपको जवाब देता है उस कंप्लेंट का, तो वो तो फिर कहते लीगल हो गया ना। नहीं सर, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बोलेगा हमको 154 के तहत इंफॉर्मेशन नहीं आई। उन्होंने सीएम को लिखा या पोर्टल पे डाला है, उसका हमने जवाब दे दिया। अच्छा। ये कोर्ट ये टेक्निकलिटी निकालेंगे उन लोग। अच्छा, तो आप उनको ये मौका मत दीजिए कि टेक्निकलिटी निकाल के आपके केस को खारिज कराए। नहीं खैर वो तो कर रहे हैं जितना भी। हाँ। मेरा कहने का मतलब आप सब प्रयास कीजिए, लेकिन ये 154 के लिए ये रखना ये जरूरी है। अनिवार्य है। नहीं ये तो हम कर रहे हैं पूरा, ये पूरा अभी दे दिए, कंप्लेंट पूरे सबूतों के साथ दिए हैं। दोनों स्टेप्स के बगैर आपको आपका मैजिस्ट्रेट को एंटरटेन ही नहीं करेगा 156(3) एप्लीकेशन। जी वो भेजा है, वो बराबर से करा है हमने, है ना। हाँ एग्जैक्टली। अभी और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? अल्लादुन जी। अच्छा, ये 24 ध्रुव परमार जी, आप कुछ बोलेंगे? परमार जी। रोशन पाटिल जी, आप बोलेंगे? बोलिए। नमस्कार सर जी, रोशन पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। मैं आपके साथ अंधेरी में आया था। अंधेरी में MRDC का अरविंद चौधरी का सहकारी हूँ। वो मैटर में आया था अंधेरी पुलिस स्टेशन में। और आपने जो मैटर बताया वो बहुत ही देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भारत में कोई सिस्टम ही रहा ही नहीं है। पुलिस चोर तो चोरी करने का काम करते हैं, मगर पुलिस तो उनसे भी ये हुए, वो पुलिस एक नंबर के चोर है। आज जो कोई ताला तोड़ता है, ये करता है, उन लोगों को पुलिस का कमीशन जाता होगा, इसलिए उनका हिस्सा है, इसलिए वो उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, मैं तो थोड़ा अभी कुछ सीख रहा हूँ, मगर इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इनके लिए पुलिस काम नहीं कर रही है, तो उनके लिए अपने को हाई कोर्ट जो न्यायालय ये उनके ऊपर जाना चाहिए। और इनका जो पेपर से इनका करतूत है वो सोशल मीडिया में आना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को पता चले। क्योंकि कोर्ट में डिसीजन आने के लिए 4 से 5 साल का टाइम लगता है, भी इससे ज्यादा भी लग सकता है। मगर आज तब तक सोशल मीडिया में इनका जब तक होएगा नहीं बदनामी, तब तक नहीं होगा। क्योंकि ये कोई बैंक का ताला तोड़ता है, ATM चोरी का लेके जाता है, ये बात सही नहीं है। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद सर। चलो धन्यवाद आपका, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये IPS अफसर, ये जो अधिकारी हमारे पैसों पे बल पे वहां पर बैठे हैं और ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं, मतलब ओपनली ये खेल चल रहा है। अच्छा अभी क्या है, और कोई कुछ बोले? भोगीराम जी, हाँ बोलिए आप। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ भोगीराम जी। मेलविन जी, चलिए आप बोल रहा हूँ। हाँ मेलविन जी। हाँ सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए मेलविन जी। सर मैं भी एक प्रेस चलाता हूँ और मेरे पास कई मशीनें हैं, दोनों वेब ऑफसेट भी है, शीट फेड भी है। मेरे को एक पूछना था, ये मशीन जो चोरी की गई है कौन सी मशीन है? वेब ऑफसेट है, 12 कलर अपने 12 पेज की है और एक 4 कलर की है उसके अंदर था। अपने मनीष जी आप बताएंगे थोड़ा? मनीष जी। हेलो। हाँ मनीष जी बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी जी सर, कौन सी मशीन है? वेब ऑफसेट मशीन है। हाँ वेब ऑफसेट है। कितने कलर की है? हेलो, कितने कलर की मशीन है? ये 2 पेज कलर है। हाँ जी हेलो 2 पेज कलर, 2 पेज। 2 पेज नहीं सर, कलर होती है, 1 कलर होती है, 2 कलर होती है, 4 कलर होती है, 4 कलर, 8 कलर होती है। 4 कलर CMY के। नहीं 4 कलर। आप मशीन के बारे में जानते हैं सर? 4 कलर की, 4 कलर में। यूनिट कितने हैं? हेलो, यूनिट कितने हैं सर? यूनिट 12 पेज का ऑफसेट है। 12 पेज। नहीं वैसे नहीं सर,
मैं यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, उस पे रोल कितने लगते हैं? मैं बताऊंगा आपको पेजेस कितने हैं। रोल पहले आप यूनिट बताइए। एक बार में कितने रोल लगते हैं? 3 रोल। नहीं कैसे शिवनारायण जी, अगर 4 यूनिट होते तो टू कलर बोथ साइड होता है। 8 यूनिट 4 यूनिट होते वेब पे बोथ साइड प्रिंटिंग होता है तो 8 कलर होता है। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा छोड़िए वो, कितनी लेंथ ऑफ द मशीन कितनी है? हाँ जी, लेंथ ऑफ द मशीन, वो जो लेंथ होती है ना सर, साइज कितनी है? लेंथ का तो आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आइडिया नहीं, मतलब ये 20 फुट की है, 30 फुट की है, 40 फुट की है? लंबाई, चौड़ाई और हाइट। लंबाई बताइए, और कुछ मत बताइए। लंबाई एक अप्रोक्सीमेट इतना बता नहीं सकता अंदाज़े से कितनी है। हाँ, 2 फ्लोर की। स्पेसिफिकेशन बताइए उसका, स्पेसिफिकेशन 2 फ्लोर, अंदाज 2 बताइए फ्लोर सर, 30 फुट है, 35 फुट है? अंदाजा कभी ऐसा नापा नहीं कभी, अंदाजा। और हाइट में जो कितनी है? जगह जो ली थी, डबल स्टोरी की थी। डबल स्टोरी की है, अच्छा टावर है, ओके ठीक है। मतलब ये मेरे ख्याल से 25 फीट की होगी और 17-18 फुट की हाइट में है। सर ये मशीन निकालने के लिए कम से कम नहीं बोल के भी आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, अगर आपके इंजीनियर 24 घंटे काम करेंगे। नंबर 1। बिल्कुल शिवनारायण जी, हाँ, ये चोरी एक दिन में नहीं होती है। इसको मशीन का हमारे पास वीडियो आया है, काट के गैस कटर से काट के इन लोगों ने टेम्पो में भर के लेके गए और वो हमारे पास वीडियो आ गए। हाँ, अगर आप बोल रहे गैस कटिंग से कर दिया है तो उनको ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब किस तरह से उन्होंने काटा है मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। अब वो पता, जो मतलब लंबे ये होंगे ना एंगल, मेरे ख्याल से वो काटे होंगे छोटे और रोल अलग करे होंगे। नहीं वैसे नहीं होते सर, ये यूनिट होती है एक पूरा, मतलब एक मकान में 4 कमरे होते हैं, तो 4 कमरे आप तोड़ के एक जोड़ सकते हैं, ये उसको वक्त लगता है, लेकिन मशीन में वैसे नहीं कि आप तोड़ेंगे दोबारा यूज करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्टिवेट। इनका जो हाँ मशीन को काटा गया, मतलब ये चीजें की वीडियो है आपने? नहीं शिवनारायण जी, वो काट के आप जोड़ नहीं सकते, काटना बोलेगा तो एक अलग मतलब भी बनता है उसका, उसको खाली डिसमेंटल कर सकते हैं। अभी सामने वालों ने क्या किया होगा मालूम नहीं, लेकिन जो मशीन ले जाते हुए जो दिख रहा है टेम्पो में, वो इस तरीके इनके रोल भी लेके गए हैं अपने टेम्पो में और मशीन भी लेके गए। रोल तो कैसे होता है सर, लूज होता है, लेकिन मशीन को आपको डिसमेंटल करना 4 से 5 दिन का काम होता है। उसको लोड करके बक्से में डालना, कार्टन में डालना, लकड़ी के बॉक्सेस में डालना और ले जाने के लिए और 3 दिन लगते हैं। तो इट इज वेल प्लान्ड एक्टिविटी। सबको सब जानते हैं कि ये चोरी करना है हमको। बराबर। ये क्या 3 तारीख को, देखिए 3 मार्च को इनका लॉक लगाया, तोड़ा गया था और इनका लॉक लगा था 3 तारीख को, और फिर इनको 24 मई को, मतलब 3 मार्च को ये हुआ और 24 मई को इनको पता चला कि मशीन गायब हुई है अपने। तो बहुत 24 तो को इन्होंने किया। इसमें तो पूरी 10 मशीनें होंगी तो डिसमेंटल करके आप असेंबल कर सकते कहीं और। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट 60 डेज। बिल्कुल। और ऊपर जो मकान मालिक है वो उसी बिल्डिंग के ऊपर ही रह रहा है अपने। नहीं सर, ही इज 100% इन्वॉल्व। बिल्कुल, तो वो 100%। इसमें अगर आप बगल वाले यूनिट में भी खड़े रहते हैं तो भी आपको पता चलता है, ऊपर रहते तो और भी ज्यादा पता चलता है। और भी ज्यादा। अब इसमें हमने जब ये आरटीआई से मांगा था तो इन्होंने कहा कि निजता के नाम पर हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते, निजता के नाम पर हम आपकी उनकी कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन नहीं दे सकते, ये चीज बोली गई। मतलब नहीं सर, आरोपी के लिए जो ऊपर रहता है ना शिवनारायण जी, वो बिल्कुल इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो अभी वही हम इनको बोलना चाह रहे हैं, पुलिस वालों को, सीएम वगैरह को, कि भाई बताओ ये यहाँ कैसे आप इसको छोड़ दे रहे हो, क्या है कुछ तो वो हम संदेश देना चाहते हैं। तो ये सब संदेश हमें उनको भेजना है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ इस मामले में कुछ ऐसा बोलें जिससे कम से कम उनको लगे, योगी जी को या उनको, कि भाई नहीं ये बहुत ही गलत है, इसमें तो उनकी बदनामी होगी, कम से कम कुछ तो काम किया जाए इसमें। शिवनारायण जी, as a promoter of this press, हम लोग we are also among the top 2 companies in the country.
आई एम अ प्रोमोटर ऑफ दिस कंपनी, और उसके भेद आई विल राइट and give you whatever communication you want technically to inform that all people who are involved in this transaction, they very well know what has happened, and this is a very clear cut, it's in connivance with local authorities as well. क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी क्या उनके? नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ये थे, इन्होंने लगा ली थी मशीन वहां जाकर अपने। नहीं, उनके गेट कोई भी आप व्यापार करता है तो लोग आने जाने का होता है, अगर बंद होती है तो भी सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी नहीं थी क्या? मनीष जी, आप बता सकते हैं कुछ? हेलो। हाँ जी, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं थी इसमें। तो क्या आपने ऐसे लावारिस थी क्या फैक्ट्री? नहीं, उन्होंने वायदा किया था कि हम सिक्योरिटी रूम देंगे, बाद में उन्होंने सिक्योरिटी रूम नहीं दिया, वो किसी अदर किराएदार को दे दिया उन्होंने, ई रिक्शे वाले को दे दिया, चार्जिंग पॉइंट बना दिया इन्होंने, उनको दे दिया भाड़े पर। हमने उनको इसके लिए विरोध किया कि सिक्योरिटी गार्ड रूम के लिए आपने वायदा किया था, आपने सिक्योरिटी रूम दीजिए, उन्होंने सिक्योरिटी रूम भी नहीं दिया हमें। तो इसमें तो खुली बात है ना शिवनारायण जी कि सभी लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आपका पूरा जो प्लॉट होता है उसमें सिक्योरिटी तो होता ही है, अगर आप व्यापार करते हैं, आप अगर आपके एम्प्लॉइज हो या ना हो, सिक्योरिटी तो 365 दिन होती ही है। इट्स अ मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप आपके हिसाब से नहीं चला सकते। नहीं, अब उसके बावजूद देखिए क्या खेल हो रहा है, मतलब, और खुलेआम बोल दिया है हमारा ऑफिसर बहुत ईमानदार और सही है, उसने सही काम किया। मतलब उसका ऑफिसर है, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर, सीधा। नहीं, वो यही बोलना पड़ेगा हम लोगों को इसमें। और अगर आपको टेक्निकली किसी को क्रॉस क्वेश्चन करनी है, आप मुझे बताइए, आई विल कम टू यू, आई विल क्रॉस क्वेश्चन एवरीबॉडी, क्योंकि टेक्निकली वो पकड़ा जाएगा। आओ ना, क्रॉस करो ना, क्रॉस करने को तैयार नहीं है, वहां पर इनको एसीपी साहब ने बुलाया, क्योंकि उसको पता है क्रॉस क्वेश्चनिंग कोई टेक्निकली करेगा तो फंस जाएगा। इनको अपने एसीपी ने इनको बुलाया, जब हमने शोकॉज नोटिस दिया उसको, तो एसीपी ने इनको बुलाया, तो बोला कि चलते ये क्या है, और इनसे कुछ भी नहीं पूछा, सामने उसी राहुल से पूछा, और राहुल झूठ बोल रहा है और इनको बोलने ही नहीं दिया। ये स्थिति है। तो वो पूरा सेटिंग करके आया है, पूरा सेटिंग, तो हमें पूरा सेटिंग करके आया। तो रिजल्ट तो खैर मिलना ही है, लेकिन हमें इन लोगों को नंगा करना है, ये पूरा का पूरा जो भी है हमें बोलना है, हमें वो तथ्य, मतलब जो गलत कर रहा है कम से कम हमें आवाज तो उठानी है उस मामले में। तो ये उसी के लिए ये मकसद से ये पूरी मीटिंग की जा रही है। तो अभी मैं भोगीराम जी आपसे चाहूंगा कि आप कुछ बोलिए। भोगीराम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पूरा सुना है, और इनका नोएडा में जो ये कांड हुआ है ना इनके साथ में, क्योंकि जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ ये अपराध भी डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये नए तरीके होते हैं कि भी किस तरह से लोगों को चीट किया जाए, किस तरह से उनका नुकसान किया जाए। ये यूपी के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां पर ना न्याय व्यवस्था तो ठप है पूरी तरह से, और पुलिस की तो हालत ये है कि झूठे केस बनाना, सच्चे केसों को तो बनाने का काम ही नहीं करते। एफआईआर होंगी ना, जो असली में एफआईआर होनी चाहिए, उस पर तो वो यूपी पुलिस काम ही नहीं करती है। बराबर। और झूठी तो एफआईआर पैसे देके कोई दर्ज कराए ना, या जान पहचान हो तो उसको बराबर दर्ज कर देगी, बंदे को जेल में डाल देंगे। वहां पर फिर अदालत का काम शुरू होता है, वहां पर जो जजेस है वहां पर वो सुनने को तैयार नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि भी के मामलों में कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए चीजें। अब इनका जो मामला है कितना सारा नुकसान कर दिया है, वैसे भाई हम लोग, ये लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं सरकार को, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर रही किसी तरह से। तो ये कहाँ है लोग वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो रहा ही नहीं सारी ऐसी स्थिति, मतलब लॉ को बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, कानून की धज्जियां उड़ा दी। इनका नुकसान इतना हुआ है, और ये अब अपने चिट्ठियों में लिखना भी शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड जस्टिस। अभी आज हरमीत जी का केस था, अभी केस था 105 नंबर 106 नंबर पे। एक्चुअली में क्या है, जो किसी अपने ग्रुप में भाई के लिए सोशल मीडिया पे चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया पे 3 दिन पहले आर्गुमेंट डाली गई,
हरमीत जी के द्वारा। आज हरमीत जी को जज साहब ने बोलने नहीं दिया। जज साहब ने पूरा आर्गुमेंट जो वीडियो पे देखा सोशल मीडिया पे, वो अपने आप पढ़ो ये पेज, पढ़ो ये पेज नंबर, लाइन नंबर, तो तुमने क्या किया आज तक। मैं इस पीड़ित आदमी को 1 महीने में 5 डेट मैंने दे दिए इसको, तुम 10 साल से परेशान करने लग रहे हो। तो बात ये सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। न्याय व्यवस्था में भी हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। जिस तरह से भाई साहब नोएडा में चोरी हुई है, ये बहुत बड़ा कांड हुआ है सही माने में, क्योंकि ये तो लोग कितने साल पीछे चले गए। तो बात यहाँ पर ये है कि न्याय व्यवस्था को भी सुधार की जरूरत है। वहां पर कानून व्यवस्था, क्योंकि जो पुलिस है सबसे पहले तो आम इंसान को पुलिस से ही वास्ता पड़ता है, और पुलिस हमारी सुनेगी नहीं तो फिर न्याय व्यवस्था आप सुनेंगे। जैसे पेपर, जैसे सबूत हाईकोर्ट के सामने देंगे, वो वैसे ही फैसला सुना देते हैं। ये सब हो रहा है, सारा कुछ विटनेस खड़े किए जाते हैं। पूरा प्रोफाइल जो है पुलिस जो है एक तरह से केस को एक तरह से मतलब बनावटी केस बना देती है। कर लो क्या करोगे, जज को तो पेपर देने। तो सीधी बात है ना, पुलिस का जो प्रशासन है उसको ईमानदारी से काम करनी है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है, जनता है, सबको पीड़ित है, सबको मिलकर ही पुलिस प्रशासन का जो सुधार है ना, उसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो और जुडिशरी अपना आप ही, हम कहते हैं कि एक ईमानदार जज 100 भ्रष्टों पर भारी है सही मायने में देखा जाए तो, परंतु ईमानदार जज के पास ही आजकल क्या है, लगा देते हैं। ये 300 फाइलें लग रही हैं, उसको टाइम नहीं मिलता। और ये केस भी कैसे बढ़े हैं, केस डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देने से बढ़े हैं सारे केस। ये अदरवाइज इतने केस नहीं थे पेंडिंग। 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 60 लाख जनता प्रभावित है उनसे, 60 करोड़ सॉरी। और फिर उसके बाद जिस तरह से चोरी हो रही है, ये इनकी मशीन चोरी कर ली, अब कहाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर तो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर इसका मतलब कितने करोड़ की मशीन थी इनकी। नारायण जी, हाँ बोलिए। मुझे तीन प्रश्न है मेरे। हाँ बोलिए। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था मशीन चोरी करने का? इसका जो मैंने शुरू में बोला कि ये लीच की जगह है सामने, और इन्हें अब इतनी बड़ी मशीन लगाई तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए किराएनामे का। बिल्कुल, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाना चाहते थे, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करना चाह रहा था अपने। इन्होंने उनको 2 लाख रुपए दे भी दिए थे, 1,95,000 की रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके दो, ताकि मैं आगे का प्रोसेस यानी अपना काम कंटिन्यू करूं। उसने नहीं कराया। 5 महीने तक इन्होंने किराया भरा वहां पर। 5 महीने के बाद जब देखा कि अब वो सुन नहीं रहा है, तो उसका किराया रोका इन्होंने। आपने रोका तो उन साहब ने गुंडागर्दी दिखाई, इनका लाइट काटी और इनका इन्वर्टर चोरी किया पहले। फिर बाद में धमकी दी कि भाई मैं तुम्हारा ताला तोड़ दूंगा, ये कब्जा कर लूंगा, इस टाइप की। तो इन्होंने दोनों कंप्लेंट करी और उन्होंने ताला तोड़ा और वो भी करा। फिर उसके बाद पुलिस के आए, दोनों के ताले लगे और फिर बाद में मशीन गायब। मतलब मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपको किसने कहा है कि उसने गैस कटर लिया और गैस कटिंग करके मशीन को डिसमेंटल किया? किसने कहा है? ये वीडियो हमारे पास है उसके, और वहां पर मतलब वहां से जो जिन लोग थे उन लोगों ने चुपचाप तरीके से निकाले हैं इसके वीडियो। ये अभी अभी हमारे पास आए हैं, मतलब पहले नहीं थे, ये अभी अभी आए हैं। और क्योंकि पुलिस तो कुछ हमारी सुनी नहीं रही है, मतलब बात ही नहीं कर रही है, तो पुलिस को देने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अब हम जो भी है आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस में, इसको अपन आगे हाईलाइट करेंगे और फिर कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में सब लगाएंगे इस मामले में। लेकिन कम से कम इतना तो है कि हमें आवाज तो मतलब बोलना तो होगा कि ये अधिकारी ने क्या किया, है ना। जो खेल खेला उसको लिए तो बोलना पड़ेगा हमें। जो मशीन इरेक्ट करी है, मशीन की इरेक्शन वाली फोटो है किसी के पास? हाँ, मशीन की तो इनके पास फोटो है ना, पूरे वीडियो वगैरह है इनके पास। जो इरेक्शन है ना, तो वो एक है। और ये मशीन आप गैस कटर से कुछ भी नहीं कर सकते सर। इसको कोई 1 या 2 टेक्नीशियन आए हैं जिन्होंने इसको डिसमेंटल किया है। उसके अलावा 4-5 दिखाई दे रहे हैं वहां पर, 3-4 दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। तो इसके अलावा टेक्नीशियन के अलावा कोई भी तरह से डिसमेंटल नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चोरी मशीन को चोरी करने की, विदाउट डिसमेंटलिंग यू कैन नॉट टेक द मशीन अवे एयर पार्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, अभी देखते हैं। अभी प्रशांत जी आप कुछ बोलेंगे? प्रशांत देशमुख जी।
प्रशांत देशमुख जी, नहीं तो फिर हम अब जी नहीं, काफी विषय अच्छा में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, अच्छा दूसरी अच्छा मीटिंग में था। हाँ, तो कुछ समझ में आया कि नहीं अभी आपके? विषय तो मालूम है अपना, भ्रष्टाचार विरोधी मंच का। हाँ, नहीं मुख्य चीज ये थी, एक मतलब एक नोएडा से एक मशीन गायब की थी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब सामने वाला ने खुद क्या कहते धमकी दी कि मैं ताला तोड़ दूंगा, उसने इन्वर्टर चोरी किया लेकिन एफआईआर नहीं हुई, ताला तोड़ दिया फिर भी एफआईआर नहीं हुई, फिर मशीन चोरी की 80 लाख की, वो उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई, यानी एफआईआर हुई मगर उसके बाद उस मैटर को खत्म कर दिया गया। यानी ऐसे बहुत कुछ है उसमें, मैंने वेबसाइट पर लिखा है पूरा कंप्लीट, एक एक प्रूफ एक एक चीजें डाली है उसके अंदर अपने। तो ये पूरा खेल नोएडा पुलिस का है, जिसमें हम लोगों ने उनको सुकोस नोटिस भी दिया है और काफी कुछ उनका पूरा आरटीआई से जो जवाब मिला है वो पूरा ऐसे जैसे बचकाने बिल्कुल बच्चों जैसे खेल खेला है उन्होंने, आरटीआई का पूरा मजाक बना दिया उन्होंने, यूपी पोर्टल का भी मजाक बना दिया, तो वो सब चीजें थी। तो ठीक है, ये मामला हाई कोर्ट और फीट में मिटेगा। हाँ वो तो में वहां अगर तो जाना ही जाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम हमें इन अधिकारियों को बोलने का हक, हमें कमेंट्स तो करना पड़ेगा ना इनके ऊपर कि ये क्या है, ये बोल तो सकते हैं ना हम लोग। तो मैं उसी के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज किया कि हमें कम से कम इतना पूरा मतलब ऐसे अपराध खुले आम कर रहे हैं ये लोग और हम कुछ बोल भी नहीं रहे इनको, तो कम से कम हम बोल तो सके, हर एक व्यक्ति हर एक एक्टिविस्ट कम से कम आवाज तो उठा सके, ये तो बोल सके इस मामले में क्या करना चाहिए, या इस ऑफिसर को सीधे उठा के जेल भेज देना चाहिए, इस ऑफिसर को बीच चौराहे पर जूतों से मारना चाहिए, ये सब चीजें बोलने का हमें हक है ना पूरा। वो लोग तो पूरे राव साहब बेसब्री ने के साथ काम कर रहे हैं इस तरीके से गलत काम, और हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे इनके खिलाफ। राव साहब मीटिंग में राव साहब ने कुछ अपना मत व्यक्त किया क्या उसके ऊपर? नहीं, राव साहब जी ने तो बिल्कुल सही कहा, उन्होंने तो मतलब अपने कोर्ट का बोला कि कोर्ट का रास्ता है, तो लास्ट तो कोर्ट का रास्ता है ही, लास्ट तो हमारा कोर्ट का रास्ता है, वो तो हमारा प्रोसेस चल ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन मुख्य चीज है कि हर व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, तो क्यों हम क्यों नहीं बोले इनके खिलाफ, तो वो मुख्य चीज है, वो बोलने के लिए हमारे को ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ रही कि कम से कम हम लोग अपनी आवाज ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, अपना क्रोध अपना गुस्सा ये तो निकाले ना, या हम वो गुस्सा भी नहीं निकाले, हमारे सामने इतने गलत हो रहे हैं और हम उस गुस्सा को नहीं निकालेंगे तो सामने वाला तो करता रहेगा। जैसे अभी एक पटना के हाई कोर्ट में एक जज ने सामने ऑफिसर को बोला, एसपी को सीधा, कह रहे सामने वाले ने किया है ना, हाँ समझे ना आप देशमुख जी, तो वही यही था। और अभी कोई कुछ कहेगा क्योंकि फिर बंद करते हैं हम लोग, है ना, किसी को कुछ बोलना है? चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहूंगी इनका जो केस है ना मजबूती से बनाया जाए और हाँ, ये केस अपना सामने जाएंगे तो इन पर्सन भी ये केस अपना जीत जाएंगे 100%। नहीं बिल्कुल जीतना तो है ही, इनको जीतना तो है, इतना मतलब खुलेआम ये करा है और सब कुछ है तो जीत तो हासिल होगी। बस मुख्य चीज ये है कि जिसने गलत किया है उसको कम से कम शब्दों की चोट तो मिलनी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य ये है इस मीटिंग का। तो वो हम अभी सब पूरा वीडियो उनको भेजेंगे, पूरे एसएमएस करेंगे सारे अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को, ये पूरा वीडियो जाएगा, हर चीज जाएगी उनके पास। ठीक है, चलिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू शिवनारायण जी, कुछ भी होता है इसके बारे में टेक्निकली तो हम हाजिर है। जी जरूर जरूर, धन्यवाद। थैंक यू सर। या थैंक्स।